हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लव एज़ू में, जहाँ मैं आपके साथ वांडर हीरो का 21 एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मेरी सिचुएशन तो आप लोग जानते ही हैं। सो अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग सार्शू से मना करता है कि वो उसकी हेल्प ना करे, और उसी समय वहाँ पर डुआन बेंचू आ जाता है। और उसे देखकर वैन और एलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें सार्शू की चिंता हो रही होती है। पर सार्शू एकदम ही शांत रहता है। अब वो जो डुआन होता है वो सार्शू की तरफ बढ़ने लग जाता है। वैन कहता है, डुआन डुआन नहीं, प्लीज़ प्लीज़ उसे कुछ मत करना, उसे नहीं पता है यहाँ के बारे में। मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं था। वो मुझे पेन हो रहा था तो उसने बस मेरी हेल्प की। मैंने कुछ नहीं बोला था, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। शिशु जहाँ बेड पे बैठा होता है वो वहाँ से उठ जाता है और वैन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें मेरे लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैन कहता है, विल यू प्लीज़ जस्ट शट अप। डुआन डुआन इसकी बात मत सुनो, ये ऐसे झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कुछ नहीं बताया था, प्लीज़ इसे कुछ मत करना प्लीज़। शिशु कहता है, मुझे पता था। एलेक्स कहता है, चुप हो जाओ शिशु, चुप हो जाओ। डुआन शिशु की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है, फिर उसे इतनी तेज़ झापड़ मारता है कि वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। वैन कहता है, नो नो डुआन प्लीज़ उसे कुछ मत करो, ये मेरी गलती है, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आना चाहता था, पर वैन केसिंग के हाथ पाँव दोनों ही बंधे हुए थे जंजीरों से। वो बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो उनसे फ्री नहीं हो पा रहा होता है। वो अब रोने वाली कंडीशन में आ गया होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि लाइक वो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और खुद ही मुसीबत में पड़ गया। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और एलेक्स भी दुखी हो रहा था। एलेक्स कहता है, डुआन प्लीज़ 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 उसे कुछ मत करो, वो नया है, उसे नहीं पता यहाँ के बारे में, वो तुम्हें नहीं जानता, प्लीज़ उसे कुछ मत करो प्लीज़ डुआन। एलेक्स फिर उसके पास जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा होता है, पर उस कुत्ते को बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वो कहता है, देख सज़ा तो इसे मिलेगी, लेकिन अगर इसके बाद तुमने और तेरे उस गुरु ने एक शब्द भी बोला ना, तो देखना जितनी बार तुम लोग इसे बचाने की मुझसे भीख मांगोगे, उतने ही ज़्यादा टॉर्चर मैं करूँगा इससे। तो अच्छा होगा कि तुम सभी लोग यहाँ पर ये शो एंजॉय करो। हाँ, वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो सब भी बहुत डरे सहमे खड़े होते हैं। हालांकि वो सब लोग साजिशों के मैटर में इतना पढ़ नहीं रहे थे, पर वो सब भी बुरा ही फील करते हैं उसके लिए। वो सब लोग वहीं पे खड़े होते हैं। अब वो फिर शिशु को ज़मीन से उठाता है, जो कि अभी भी ज़मीन पे गिरा हुआ था, क्योंकि अचानक से गिरने के कारण उसके घुटनों में लग गई थी। और वो वैसे ही गिरा हुआ था, तभी जो डुआन जो होता है उसे उठा लेता है और उसे फिर से 2-4 थप्पड़ मारने लगता है। और अब वैन और एलेक्स कुछ बोल भी नहीं पा रहे होते हैं, और वो जो बाकी बच्चे थे वो तो वैसे भी नहीं बोल रहे थे, पहले से वो डरे हुए थे। अब एलेक्स और वैन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। वैन की तो रो रो के बुरी हालत हो गई होती है, क्योंकि उसके कारण ही ये सब हुआ था, और उसने पहले ही कहा था जब उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम पड़ता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसकी तो रो रो के बुरे ही हालत हो गई थी। एलेक्स भी बहुत रो रहा था, और फिर वो उसे 2-4 थप्पड़ और मारता है, जिससे जो हमारा साजिश होता है उसके पूरा चेहरा लाल हो गया होता है, उसके होंठों से भी खून निकल रहा होता है, पर डुआन ने सिर्फ उसके चेहरे पे थप्पड़ मारे होते हैं। फिर वो उसके बाल पकड़ता है और कहता है, दोबारा यहाँ हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना इससे भी बुरा होगा तेरे साथ। ये तो आज तू पहली बार आया ना, तो मैंने तुझ पे थोड़ा रहम दिखाया है। अगली बार से यहाँ ज़्यादा दिलेर बनने की कोशिश की ना, तो जिसकी तूने सहायता की है ना, इसकी जैसी हालत है इससे बुरी तेरी हालत करूँगा, समझा? शिशु कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर वो शिशु के बालों को छोड़ देता है, उसे एकदम से धक्का देता है और ज़मीन पे गिर जाता है। फिर डुआन उन सभी बच्चों को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स उसके पास आता है, शिशु के पास, उसे उठाता है और कहता है, तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा ना? शिशु कुछ नहीं बोल रहा होता है। फैन कहता है, मैंने कहा था ना मेरी मदद मत करो, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हारे साथ क्या किया उन लोगों ने, तुम पागल हो, क्या बोल रहे थे वहाँ पे? मैं बात को संभालने की कोशिश कर रहा था ना, चुप रह जाते थोड़ी देर, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में आ सकती थी, पर तुमको तो बोलना था, हर शब्द मानना था तुम्हें। फैन की बात सुनकर जो इशू होता है वो उठता कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था सिचुएशन मेरे फेवर में आए। फैन कहता है, क्यों? इशू कहता है, क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ,
मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं मर जाना चाहता हूँ। और कोई सवाल है? और कुछ पूछना है? कुछ कहना है और? वैन तो एकदम से शॉक हो जाता है, शीशो भी शॉक हो जाता है, और वो सारे जो बच्चे थे वो सब भी शॉक हो जाते हैं। फिर वैन कहता है, कायर, इस तरह से मर जाने से सब सही नहीं हो जाएगा। अगर मरना ही है तो लड़के मरो, कम से कम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करो, कुछ तो करो। इस तरह से दूसरों के यहाँ तो बिना किसी गलती के मरने से तो अच्छा ही है कि कम से कम यहाँ से भागने की कोशिश करो और तब मरो। अगर बाहर जाने की आज़ादी मिल गई तो ज़िंदगी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो मौत भी सुकून की मिलेगी। फिर मैंने एलेक्स से कहता है, एलेक्स, ये फर्स्ट एड किट रखा है, इसकी चोट पर मरहम लगा दो। एलेक्स फिर वो फर्स्ट एड किट लेता है और यीशु के पास आता है, और यीशु के होंठ पर मरहम लगाने वाला होता है। तभी यीशु रुकता है और कहता है, रुको। फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे हाथों पर और चेहरे पर मरहम नहीं लगा है। वैन कहता है, तो यीशु फिर वो फर्स्ट एड किट उसके हाथ से लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वैन कहता है, तुम पागल हो क्या? अब इतनी मार पड़ी है, समझ में नहीं आया तुम्हें? पास मत आना मेरे। यीशु ठहरा जिद्दी इंसान, वो तब भी उसके पास आ रहा होता है। वैन कहता है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, दूर दूर रहो। फिर वो एलेक्स की तरफ देखता है, जो कि उन दोनों देख के हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। उसकी आंखों से अभी भी थोड़ा थोड़ा आंसू बह रहे होते हैं, और वो फिर भी मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, एलेक्स, मुस्कुराना बंद कर और इसे लेके जा, वरना वो डुमान फिर से आ जाएगा। तब जो एलेक्स होता है अपने होश में आता है, उसे याद आता है कि अभी कितनी मार पड़ी है यीशु को। वो तो इसे भूल ही गया था इस सीन के चक्कर में। वो एकदम से यीशु के पास आता है और कहता है, नहीं 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 यीशु, चल यहाँ से चल। वो कहता है, पर उसको चोट लगी है। तो एलेक्स कहता है, मैं लगा दूंगा मरहम, तू पीछे हट। यीशु एलेक्स के लिए वरिड हो रहा होता है। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। एलेक्स कहता है, चुप, एकदम चुप, दे मुझे ये। फिर उसके हाथ से लेता है और वो वैन की तरफ बढ़ रहा होता है। वैन कहता है, अब तू यार पीछे हट जा, मैं ठीक हूँ, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो आएगा जल्लाद तो तुझे मारेगा। वो कहता है, तो क्या हुआ, ये नया लड़का आके तेरे इतनी मार खा सकता है, मैं नहीं खा सकता? मैं तेरा पहले से दोस्त हूँ। यीशु कहता है, तुम दोनों पागल हो, मेरे पास मत आना। फिर वो वहाँ पे ज़बरदस्ती बैठ जाता है और उसकी वॉन्स को क्लीन करने लग जाता है। वो जो वैन होता है उसे पेन हो रहा होता है, तो वो अपनी आंखें बंद कर रहता है। आंखें बंद करते हुए कहता है, कुत्ते हो दोनों के दोनों, बहुत बड़े वाले कुत्ते हो। तो एलेक्स कहता है, हाँ पता है, अब थोड़ा चुप रहे, मुझे होंठ का घाव साफ करने दे। वैन उसे इस पूरे सीक्वेंस में मना कर ही जा रहा होता है, पर वो नहीं मान रहा होता है। अब वो वैन का ट्रीटमेंट कर देता है और फिर वैन को दवा देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। अब यीशु और एलेक्स यीशु के बेड पे बैठे होते हैं, और वैन जो होता है उसे उसने नींद की दवा दी होती है, तो वो सो गया होता है। अब एलेक्स वहीं पे बैठा होता है यीशु के पास। यीशु कहता है, तुम्हें आए हुए कितना समय हो गया है? एलेक्स कहता है, 3 हफ्ते। यीशु फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, और उस लड़के को? वो कहता है, 22 दिन। फिर यीशु कहता है, तो ये लड़का क्या हमेशा ही ऐसा कुछ करता है क्या? एलेक्स कहता है, ऐसा कुछ मतलब? यीशु कहता है, मतलब भागने की कोशिश अक्सर करता है क्या? वो कहता है, हाँ, पहले जब मैं आया तो मैं भी करता था, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं है और ना ही इतने दर्द सहने की क्षमता है। उसमें है, या आज उसकी 5वीं बार की कोशिश थी। यहाँ से भागना नामुमकिन है, पर वो ये समझता ही नहीं, जिद लगा के बैठा है कि या तो यहाँ से निकलेगा या निकलने की कोशिश में ही मारा जाएगा। पर इनके हाथों बिकेगा नहीं। यीशु उसको कन्फ्यूजन में देखता है और कहता है, बिकेगा नहीं मतलब? एलेक्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम सबको यहाँ क्यों लाया गया है? ये लोग हमें बेचने वाले हैं, ओके? तो यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें 2 तरह से बेचा जाता है। जो ताकतवर होते हैं, ये लोग उसे
किसी कंस्ट्रक्शन साइट में भेज देते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर भारी सामान का काम हो, जहाँ वर्कर्स लगते हो, लेबर लगते हो, जहाँ नाबालिग बच्चों को यूज़ किया जाता हो एज अ वर्कर। सो वहाँ पर इन्हें भेज देते हैं और जो कमज़ोर होते हैं तो एलेक्स फिर उसकी आँखों में आँखें डालता है और कहता है उन्हें ब्रोथल में बेचा जाता है। अब ये बात सुनकर शीशु के तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है क्या, ब्रोथल हमारे ऐसे बच्चों को? एलेक्स कहता है हाँ, हमारे ऐसे बच्चों को। फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है 3 दिन में इसे भी बेच दिया जाएगा। शीशु भी फिर वैन की तरफ देखता है और फिर एलेक्स की तरफ देखता है। फिर एलेक्स कहता है इसे तो इतना डेस्परेट है यहाँ से निकलने के लिए, ये नहीं चाहता कि ये वहाँ जाए। शीशु कहता है इसे वहाँ, वो कहता है नहीं, ये ताकतवर है, देख नहीं रहे उसकी सहन शक्ति, ये वहाँ नहीं जाएगा, इसे किसी ऐसी जगह पर काम के लिए बेच देंगे लोग। शीशु कहता है तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो ना। एलेक्स की आंखों में आंसू जाते हैं। वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है हाँ, पर बस सिर्फ 3 दिन के लिए, फिर इसे पता नहीं कहाँ लेके चले जाएंगे ये लोग। शीशु कहता है तुम रो क्यों रहे हो सकता है कि ये लड़का यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ले। एलेक्स कहता है नहीं ढूंढ पाएगा यार, नहीं ढूंढ पाएगा, ये पागल है जो सोचता है कि इसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसे लेकर पता नहीं यहाँ से कितनी दूर ले जाएंगे लोग। जो शीशु होता है वो उसे हक कर लेता है और उसे चुप कराने लग जाता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रहीम चाचा वहाँ पर आते हैं और उनके हाथ में एक बैग होता है। वो वहाँ पर आते हैं और वेनकेसी को देखते हैं जो कि अभी सो रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर और हाथों पर मरहम लगा हुआ था और जो शीशे वाला कांड हुआ था उसके बारे में तो उन्हें पता चल ही गया था। तो वो एलेक्स के पास आते हैं और कहते हैं इसे मरहम किसने लगाया। अब एलेक्स शीशु की तरफ देखता है, शीशु एलेक्स की तरफ देखता है। अब उनमें से कोई भी कुछ बोलता है उससे पहले रहीम चाचा कहते हैं देखो मुझे पता है कि तुम में से ही कोई है जिसने उसे ट्रीट किया है, अच्छा किया, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और हाँ, इसकी सज़ा कंप्लीट हो गई है आज की, तो मैं इसके हाथ पैर खोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये ऐसी गलती दोबारा ना करे, वरना रोज़ रोज़ इस तरह से मार खाता रहेगा तो एक दिन मर जाएगा। एलेक्स और शीशु कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का टाइम हो जाता है, वेनकेसी तो सो ही रहा होता है। अब खाना का टाइम होता है, सबके लिए खाना आता है। एक्चुअली वहाँ की एक चीज़ अच्छी थी, वहाँ पे भले सबको बंद करके रखा जाता था पर वो कोई ऐसी क्लमज़ी सी जगह नहीं थी, जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती थी। और मतलब जैसे एक अच्छी जगह पर रहने की सुविधा होनी चाहिए वैसे सब कुछ था वहाँ पर, साफ़ सफाई, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें थी वहाँ पर। बाकी तरह से नैप पर जैसे रखते हैं बच्चों को वैसा नहीं था। सो यहाँ पे उनके लिए खाना आता है। शीशु तो नहीं खाता है, एलेक्स खाना खा लेता है और वेनकेसी तो सो ही रहा होता है। एलेक्स से बहुत कह रहा होता है शीशु खाना खाने के लिए पर वो नहीं खा रहा होता है। अब रात का टाइम हो जाता है, लाइक 11:30 का टाइम हो जाता है। अब एलेक्स ने खाना खा लिया तो वो तो सो गया होता है, सभी सो गए होते हैं। शीशु जग रहा होता है और अपनी जो ऊपर की सीलिंग होती है वो उसे देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि लाइक सुबह उसकी लाइफ कैसी थी, सुबह तक कितनी अच्छी लाइफ थी उसकी और अभी देखो कैसी हो गई, ये सब सोच रहा होता है। और जो भी कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ वो सब सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो चुप होता है पर उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे होते हैं। अब तभी वेनकेसी की आँख खुलती है, उसे खांसी आने लगती है तो शीशु उसकी तरफ देखता है और वेनकेसी उसके बेड साइड टेबल पर जो पानी की बोतल रखी होती है उसे लेने की कोशिश करता है पर वो बोतल थोड़ा दूर थी। और वेनकेसी अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे बहुत पेन होता है क्योंकि उसके हाथों और पैर पे ही सबसे ज़्यादा चोट लगी हुई थी, लाइक उसे रॉड से मारा गया था। तो उसका तो दर्द भी बहुत भयानक होता है ना। वो पानी लेने की कोशिश करता है पर वो नहीं पहुंच पा रहा तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो शीशु देखता है, शीशु कहता है रुको। वैन उसकी तरफ देखता है, शीशु अपने बेड से उठता है, उसकी तरफ आने लगता है तो वैन कहता है वहीं रुक जाओ, मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीशु उसको इग्नोर करते हुए उसकी तरफ आने लग जाता है
वैन कहता तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है? शिशु कहता चुप हो जाओ एकदम। अब वैन एक अच्छे बच्चे की तरह चुप भी हो जाता है। फिर शिशु उस बॉटल से ग्लास में पानी निकालता है और फिर वैन की हेल्प करता है उठने में और फिर उसे पानी पिलाता है अपने हाथ से, क्योंकि उसके हाथ तो बिल्कुल से ही दर्द हो रहे थे, उठा ही नहीं पा रहा था अपने हाथों को। तो शिशु उसे पानी पिलाता है। अब वैन पानी पीते ही पीते शिशु की तरफ देखता है, लाइक उसके चेहरे की तरफ। अब उसके गाल तो बिल्कुल गीले ही थे, वो रो ही रहा था ना अभी। तो वो अपने हाथों को हल्के हल्के से उठाता है, शिशु के गालों पे लगाता है और कहता है तुम रो रहे थे? शिशु उसके हाथों को हल्के से नीचे करता है और कहता है नहीं, मैं नहीं रो रहा था। वैन एक हल्की से स्माइल करता है और कहता है झूठ बोलने से पहले झूठ बोलना सीखो, यहाँ काम आएगा। शिशु की तरफ देखता है और फिर वहाँ से उठकर अपने बेड पे चला जाता है और जाकर लेट जाता है। वैन उसी की तरफ देख रहा होता है, लाइक वो करवट लेकर लेटा होता है ना, तो उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर कहता है धन्यवाद और आंखें बंद कर लेता है और वो भी सो जाता है। और फिर शिशु जो होता है वो तो ऐसे जग ही रहा होता है फिर, लेकिन इवेंचुअली उसे भी नींद आ जाती है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अब डुआंग पेंजू वापस से आया होता है, वैन केसिंग एलेक्स वो सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और जब से वो आता है तो वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। अब वो कहता है अरे डरो मत, मैं आज किसी को परेशान करने नहीं आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ। अब उसका अच्छा मूड मतलब कुछ बुरा हुआ है। वैन केसिंग एलेक्स की तरफ देखता है, एलेक्स उसकी तरफ देखता है और यीशु एलेक्स और वैन दोनों की तरफ देखता है। अब वो कहता है वैन कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? कल ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसके बाद सुनकर जो अपना वैन केसिंग होता है वो अपनी आंखें बनाता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अब जो पेंचो होता है वैसे कहता है हाय, तुम्हारे जो तेवर है ना मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम नाबालिग ना होते ना, सिर्फ 15 साल के ना होते और तुम यहाँ बेचने के लिए ना लाया होता तो कसम से मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेता। और उसकी बात सुनकर वैन तो एकदम से डिस्गस्टिंग सा फील करने लग जाता है। पर वो ये अच्छी तरह से जानता था कि डुआन ये सब जानबूझ के ही कहता है उसे परेशान करने के लिए। तो वो फिर डुआन की तरफ देखता है और कहता है सुबह सुबह ये सब बकवास करने आया यहाँ पे? वो कहता है नहीं नहीं, बस बताने आया हूँ कि परसों तुझे लेके जाने वाले हैं, तो इन 2 दिन में यहाँ पर शांति से रहना, कोई सीन मत बनाना, ठीक है? क्योंकि तुझे वहाँ सलामत भेज रहा है, तो ये जो 2 दिन मेरे हैं ना इसमें शांति से रह। वैन एक सरकास्टिक वाली स्माइल करता है और कहता है पेंगजू तू मुझे सलामत तो छोड़, मुझे घायल अवस्था में भी नहीं ले जा पाएगा। अब पेंगजू सीरियस मोड में आता है और कहता है क्यों? वो कहता है मैं लाश बन सकता हूँ पर कभी किसी का गुलाम नहीं बन सकता, तुझे जो करना है कर ले। डुआन कहता है टेढ़ी हीरो। वैन कहता है बहुत टेढ़ी। फिर पेंचू कहता है तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? वैन कहता है मैं कैसे भी नहीं मानूंगा, तुझे जो करना है, तेरे मालिक लोग को जो करना है कर ले, पर मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुझे मारना है, तेरे जो मालिक लोग उन्हें मारना है तो मार डाले, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा, समझा? शिशु उन दोनों को देख रहा होता है, मतलब वो समझ रहा होता है कि यहाँ का माहौल काफ़ी हीटेड हो गया है। वो फिर एलेक्स की तरफ देखता है, एलेक्स भी उसकी तरफ देखता है। वो दोनों ही वैन के लिए बहुत रेडी हो रहे होते हैं, क्योंकि डुआन किस तरह का है इंसान वो एलेक्स तो जानता ही था और शिशु भी कल जान गया था। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, वैन की तरफ देख रहे होते हैं कि वो कुछ ना बोले फिलहाल। डुआन फिर एक स्माइल करता है और वैन से कहता है तो तू नहीं जाएगा? कैसे भी नहीं जाएगा। वैन भी स्माइल करता है और कहता है तुम्हें तुम्हारे मालिकों को जिसको जो करना है कर ले, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो आज़ाद होकर, किसी का गुलाम बनकर तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो पेंचू कहता है ठीक है। फिर वो अपने चिन को रब करता है और ऐसे प्रिटेंड करता है ऐसे कुछ सोच रहा है वो। अब फैन भी उसकी तरफ देखता है और जो शिशु और एलेक्स होते हैं वो भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं उसकी तरफ। फिर वो कहता है ठीक है, अब तो नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं, अब तेरे लाश को तो वहाँ नहीं भेज सकते ना, वो तो किसी काम की है नहीं,
और तू तो ठान कर बैठा है कि तू नहीं जाएगा। अब क्या कर सकते हैं। पर क्या है ना, हम पैसे ले चुके एडवांस, बंदा तो जाएगा अब। तू नहीं तो। वो अपना सेंटेंस इतना ही रखता है, यानी कि आधा ही रखता है, और अपनी नज़रों को वैन से घुमाकर शीशु की तरफ लेके जा रहा होता है। और वैन उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उस तरफ देखता है, और जैसे ही देखता है कि वो शीशु की तरफ है, वो एकदम से ही शीशु के सामने आता है और कहता है, नहीं, सोचना भी मत। डुआन कहता है, अरे तुम नहीं जा रहे हो तो तुम्हारे बदले किसी को तो भेजना पड़ेगा ना। और ये लड़के की फिजिक देखकर लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग होगा। अब मैं इसकी भी परीक्षा लेता जिस तेरी ली थी, पर अब इतने कम टाइम में मैं इसकी क्या ही परीक्षा लूँ। तो अनुमान से बता सकता हूँ कि ये लड़का स्ट्रांग है, तो तेरे बदले मैं इसे भेज सकता हूँ। हालांकि जो ये बात कह रहा था ना पेंचू कि वो वैन की जगह शीशु को भेज देगा, वो एकदम से झूठी थी, क्योंकि यहाँ ऐसे ही किसी को किसी के बदले नहीं भेज दिया जाता। पर उसे अभी वैन को कन्विंस करना था कि वो खुद से जाए उस जगह पर उनके साथ, क्योंकि वो भी जानता था कि वैन बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है, मर जाएगा लेकिन जाएगा नहीं। और डुआन को उसकी इसी जिद को तोड़ना था। वैन काफ़ी ज़िद्दी इंसान था और बागी भी। वो हमेशा यहाँ पे इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देता था और भागने की कोशिश भी करता रहता था, इसलिए ऑलमोस्ट लोग उसे हेट ही करते थे। और उनमें से एक था डुआन। और डुआन के पास अभी एक मौका था वैन की जिद को तोड़ने का। लाइक उसने देखा था कल कि जब शीशु को वो मार रहा था तो वैन की कैसी हालत हो गई थी। रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। एलेक्स भी रो रहा था, पर एलेक्स से ज़्यादा बुरी कंडीशन थी वैन की। सो ये चीज़ का वो अब फ़ायदा उठाना चाहता था। एक तीर से दो निशाने, जिससे वैन का गुरूर भी टूट जाएगा और वो आराम से वहाँ चला भी जाएगा बिना किसी तमाशे और मारपीट के। अब शीशु वैन के सामने आके खड़ा हो जाता है, जैसे कि डुआन और वैन के बीच में शीशु खड़ा था। वो कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वैन उसके शोल्डर से उसे पकड़ता है और कहता है, पागल पागल हो गए हो क्या? मैं बात कर रहा हूँ ना, पीछे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि मेरे डुआन के बीच की बात है। तो शीशु कहता है, मेरी बात सुनो, देखो तुम जीना चाहते हो, यहाँ से आज़ाद होना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना होगा तुम्हें, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, और ये तो अच्छा होगा ना अगर मेरी ये बेकार लाइफ किसी की ज़िंदगी बचा ले। मुझे जाने दो, और तुम कोशिश करते रहना यहाँ से जाने की। हाँ, मुझे जाने दो। शीशु के शोल्डर को वैन और भी कस के पकड़ता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे? ये मेरी लड़ाई है, इसमें मैं तुम्हें इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। ये मेरे डुआन के बीच की बात है। फिर वो डुआन की तरफ देखता है और फिर शीशु की तरफ देखता है। फिर वो शीशु के सामने आके खड़ा हो जाता है और डुआन से कहता है, मैं तैयार हूँ। खुश? डुआन एक सवाल करता है और कहता है, आखिरकार रोड पहाड़ के नीचे आए क्या? वैन को शीशु देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जा रहा हूँ उसके साथ। शीशु कहता है, चुप एकदम, जस्ट कीप क्वाइट हो गया। हाँ तो डुआन, अब खुश हो गया तू? जो चाहिए था मिल गया ना, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। वैन कहता है, ओके ओके, मुझे जो करना था मैं कह चुका। हाँ, हैव अ ग्रेट टाइम, और 2 दिन तक कोई तमाशा मत करना, समझा? अगर तूने एक भी नया सिर बनाया ना, तो फिर तुझे तो मैं यहीं ज़िंदा गाड़ दूँगा और तेरे इस दोस्त को लेकर जाऊँगा, और तब मैं इसे किसी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाऊँगा जहाँ पर तुझे लेकर जाने वाला हूँ, और जहाँ पर मैं अभी इसे लेकर जाने वाला था कुछ समय पहले, तब मैं इसे कोठे पर भेज दूँगा। वैन का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है सुनकर। और डुआन का कॉलर पकड़ता है तो डुआन जो होता है ना, अपने दोनों हाथों को सरेंडर वाले पोज में करता है और कहता है, ओके ओके, आई एम सॉरी जेंटलमैन, तुम्हारे इमोशंस को हर्ट करने का इरादा नहीं था, पर मैं तो बस वार्न कर रहा था कि अभी 2 दिन तक एकदम शांत रहना, वरना जो मैंने कहा है ना करके दिखा दूँगा, समझा? फिर उससे वो अपना कॉलर चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। वैन तो बस उसे जाते हुए देखता रहता है और फिर शीशु की तरफ देखता है
फिर अपने बेड पर जाके बैठ जाता है। शीशु उसके पास आता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? कितना अच्छा मौका था। तुम तुम बच सकते थे इस सब्जियों से, और थोड़ा टाइम मिल जाता तो यहाँ से भागने का कुछ प्लान बना लेते। हो सकता है भाग भी जाते। ये सब क्यों किया? इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास। वैन फिर शीशु के सर पे ऐसे हाथ फेरता है और कहता है, छोटे राजकुमार, मुझे कभी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ, और मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ कि अपने कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। तो शीशु कहता है, पर वो तो एक ना एक दिन होनी है ना। या तो हम सबको कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा। तो वैन कहता है, पर तुम्हारे पास समय होगा यहाँ से भागने का। अगर मैं यहाँ से गया तो कुछ भी करना, यहाँ से भागने की कोशिश करना, एलेक्स को साथ लेकर। दोनों लोग यहाँ से कहीं 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 भाग जाना। जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो तुम लोग करना। जब से यहाँ आया हो ना, मैंने बस एक ही चीज़ चाहिए है, यहाँ से आज़ादी, एलेक्स के साथ और अब तुम्हारे साथ भी। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी फिक्र मत करो, और मेरी जाने के बाद यहाँ पर ऐसे शांत मत बैठना। निकलने की कोशिश करना, कुछ भी करना, और अपना और एलेक्स का ख्याल रखना। यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर इन बाकी बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। इनके जीने मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के जीने मरने से फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम दोनों को अपनी रक्षा करनी है। और हाँ, कल जैसे फालतू बातें तुम कर रहे थे ना, वैसी बातें और वैसे विचार अपने दिमाग से निकाल दो। शीशु कहता है, और अगर हम यहाँ से भाग नहीं पाए तो, अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो तुम्हारी ये कुर्बानी तो वेस्ट हो जाएगी ना। फिनिक्स स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं होगी। शीशु उसे कन्फ्यूजन से देखता है। पेन कहता है, बिल्कुल नहीं होगी स्टूपिड। अगर तुम यहाँ से नहीं भी निकल पाते हो तो कम से कम कुछ दिन यहाँ रह तो पाओगे। शीशु कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं एडवांस से बात करता हूँ ना कल, मैं चला जाऊँगा। फैन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, जाऊँगा तो मैं ही। फिर शीशु थोड़ी देर तक तो वैन को ऐसे घूरता रहता है क्योंकि उसे वैन पर गुस्सा आ रहा था, और फिर वो वहाँ से अपने बेड पे आके बैठ जाता है चुपचाप। वैन उसे देखता है, स्माइल करता है, और फिर एलिस की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल से उदास हो गया था, और उदास वाले चेहरे से वैन को दिख जा रहा था। वैन उसे अपने पास बुलाता है और उसे भी फिर शीशु की तरह समझाने लग जाता है। शीशु वहीं पे बैठा होता है। अब थोड़ी देर बाद वैन जहाँ पे शीशु बैठा होता है उसके बेड पे आता है, उस पास आके बैठ जाता है। और अब यहाँ वो सीन होता है जिसका फ्लैशबैक शीशु को आया था, जब वैन के सिंह ने उसे घबराहट में आशु कह दिया था। जब शीशु को वो हेजिटेशन हो रहे थे, उसने वैन के सिंह पर लैंप फेंक कर मारा था, पर वो बच गया था। तो वो जो उससे फ्लैशबैक आया था वो इसी समय का था। वैन उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है, कल के लिए धन्यवाद, और आज के लिए भी। शीशु जो कि अपना हेड डाउन करके बैठा हुआ था, मतलब बैठा हुआ बेड पे ही था, पर वो अपना जो हेड था वो ऐसे नीचे करके रखा हुआ था जैसे कि उसकी नज़रें बेड पे थी। तो वो अपनी नज़रें उठाता है और वैन की तरफ देखता है। तो फिर वैन उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो और बहुत बहादुर भी। तुम मुझे एहसास दिलाते हो मेरी माँ के बाद कि दुनिया में अच्छाई भी है। इन जानवरों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं बिना अपनी परवाह करे। सुनो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या मैं तुम्हें आशु बुला सकता हूँ? मुझे पता है तुम्हारा नाम कुछ और होगा, शायद से शीशु। बट यू नो व्हाट, आई हेट दिस वर्ड। मुझे इस दुनिया से नफ़रत है। मैं यहाँ सबसे नफ़रत करता हूँ। तो मैं तुम्हें उस नाम से नहीं बुला सकता जिस नाम से पूरी दुनिया तुम्हें बुलाती है। तो क्या मैं तुम्हें आशु कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? अब शीशु से देख रहा होता है
वैन उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखता है तो यीशु उसे हाँ में नोट करता है। वैन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर उसकी नज़र एलेक्स पे पड़ती है जो हाथ बांधे हुए खड़ा होता है। अब वैन उसे देखता है तो कहता है तुझे क्या हो गया है। वो अब आता है और वैन के बगल में बैठ जाता है, मतलब जाविश के बेड पे अभी वैन बैठा होता है। वैन के जस्ट सामने यीशु बैठा होता है और उसके बगल में एलेक्स। अब वैन कहता है तुझे क्या हो गया है। तो कहता है वो बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा है। और मैं कुछ नहीं हूँ। कल तक तो तू मेरा दोस्त था, आज उसके ही गुण गा रहा है। अब यीशु वैन की तरफ देखता है, फिर एलेक्स की तरफ देखता है। एलेक्स को इसे कोनी मारता और कहता है अबे तुझे पता नहीं है, जब नई दुल्हन आती है ना तो पूरा जो घर होता है ना वो उसके ही गुनगुनाता है। तो अब एलेक्स तो इतना समझदार था नहीं, वो यीशु की तरफ देखता है और फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है दुल्हन। यीशु तुम शादीशुदा हो क्या, ये किसकी दुल्हन है। वैन अपना सर पटक लेता है उसके कंधे पे। एलेक्स क्या कहता है अरे कुत्ते ये कहावत है, वो दुल्हन नहीं है। और फिर वो एलेक्स के कंधे पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है सुन, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ठीक है। तेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता, आशु भी नहीं। तो तुझे इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस अपना नया दोस्त बनाया और जो मैं उसके लिए फील करता हूँ मैंने उससे कह दिया। सो इतना इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा। फिर उसके गाल पे से 2 बार वो थपकी मारता है और कहता है समझा। तो वो कहता है हाँ समझ गया। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अपना जो एलेक्स होता है वो नहाने गया होता है। अब जॉर्ज, यीशु और वैन ने तो सुबह ही नहा लिया होता है, पर वो थोड़ा लेट नहाता था तो नहाने गया होता है। अब ये दोनों वहीं अभी भी जॉर्ज के बेड पे बैठे होते हैं। यीशु वैन को घूर रहा होता है तो वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या, अब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम। तो वो कहता है तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन, कि तुम खुश हो। तुम भी जानते हो कि क्या होने वाला है, तो प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। मैंने स्माइल करता है और कहता है मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा, मैं खुश हूँ और खुश होना चाहता हूँ। इन 2 दिनों में जीना चाहता हूँ अपने आप को। तुम लोगों के साथ जो मुझे समय मिला है उसे, इसलिए मैं अभी सब चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। अभी मुझे इतना पता है कि यहाँ मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं जिनके साथ मुझे अपने ही 2 दिन अच्छे से बिताने हैं, समझे। यीशु ऐसे अपने पलकें चिपकाता है तो वैन कहता है गुड बाय। अब ऐसे कर करके उनके जो 2 दिन होते हैं वो बीत जाते हैं और अभी वो दिन आ जाता है जब वैन को जाना था। इन 2 दिनों में वैन, यीशु और एलेक्स तीनों साथ ही साथ रहते थे, साथ में बातें करते थे। यीशु ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं था, हाँ में ज़्यादातर वैन और एलेक्स से बातें करते, आपस में बातें करते। और यीशु अब पहले से थोड़ा बेहतर हुआ था, लाइक जैसी सिचुएशन उसकी उस दिन थी जब वो यहाँ आया तो उससे थोड़ी सी बेहतर हुई थी उसकी सिचुएशन। सो अब वैन केसिंग के जाने का समय हो गया था। वो तीनों लोग अभी एलेक्स के जो बेड था उस पर बैठे हुए थे, तब यहाँ पे डुआन आता है और रहीम चाचा आते हैं। अब उन्हें देखकर वो तीनों लोग उठ जाते हैं और डुआन कहता है चले। अब एलेक्स जो था वो ना वैन का हाथ पहले से ही पकड़े हुआ था, वो और कस के पकड़ लेता है। फिर वैन उसके हाथ की तरफ देखता है और उससे फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है इट्स ओके, अपना ख्याल रखना और आशु का भी। फिर वो जाने लगता है। तभी वो एक बार फिर से पढ़ के देखता है और देखता कि एलेक्स बहुत ही दरवासा हो गया है। यीशु उसके पास ही खड़ा था। फिर वो डुआन की तरफ देखता है और कहता है 5 मिनट देखा मुझे। डुआन कहता है 2 दिन मिले, क्या किया 2 दिन में। वैन कह रहा है आई रिक्वेस्ट यू, मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन रहा है, बदले में 5 मिनट तो दे सकता है मुझे प्लीज़। तो डुआन कहता है अगर तूने इस 5 मिनट में कुछ कर दिया तो। वैन कहता है 2 दिन मिले थे, जब इसमें कुछ नहीं किया तो 5 मिनट में क्या करूँगा। और घबरा मत, मैं कोई खुदकुशी करने वाला इंसान नहीं हूँ।
तो वो कहता है पर मैं चांस नहीं ले सकता। तो रहीम चाचा कहते हैं डुआन 5 मिनट ही तो मांग रहा है। तो डुआन कहता है और 5 मिनट में, तो कहता है क्या कर लेगा यार, कह तो रहा है कि 2 दिन में कुछ नहीं किया तो 5 मिनट में क्या करेगा। डुआन कहता है ओके ओके, गुस्सा क्यों होते हो। फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है चलो दिए 5 मिनट। अब डुआन और रहीम वहाँ से चले आते हैं, मतलब उस गेट को बंद करके बाहर चले आते हैं। और यहाँ सब लोग खड़े होते हैं, मतलब वो लोग तो थे और ये तीनों लोग। अब एलेक्स जो होता है ना, वो वैन से थोड़ा पास खड़ा होता है, जीशु थोड़ा दूर खड़ा होता है। अब एलेक्स जो होता है उसको वैन देखता है, स्माइल करता है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे करता है, जैसे नहीं वो हक करने के लिए बुलाते हैं वैसे करता है। एलेक्स तुरंत से उसके पास आता है, उसके गले लग के बहुत रोने लग जाता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और वैन उसे बैक हक किए होता है और उसके सर को ऐसे रब कर रहा होता है। वैन को भी बहुत रोना हो रहा होता है पर वो रो नहीं रहा होता है, बिकॉज अगर वो कमज़ोर पड़ जाएगा तो कैसे चलेगा। फिर उसकी आंखें भर रही होती है पर वो आंसू बिल्कुल नीचे आ नहीं रहे होते हैं उसके। वो फिर उससे कहता है एलेक्स बच्चा इतना रो क्यों रहे हो तुम, मैं कोई मर थोड़ी रहा हूँ, जा ही रहा हूँ यहाँ से और मेरी फिक्र मत करना। यू नो आई एम सो स्ट्रांग ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। फिर वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है और मेरे आशु का भी, और डोंट बी सो जेलस ऑफ हिम। फिर वो एलेक्स को खुद से अलग करता है, उसके आंसू साफ करता है और कहता है रोना बंद करो, ओके, मेरे लिए अपने आंसू ना बहाओ। फिर वो उसके माथे पे हल्के से किस करता है और कहता है अपना ख्याल रखना, आशु का भी। फिर वो आगे जा रहा होता है जहाँ पर जीशु खड़ा है। जीशु दूसरी तरफ देखने लग जाता है क्योंकि वो रो रहा होता है और वो चाहता नहीं था कि वैन ये देखे, उसे पसंद नहीं था वैन क्या कोई भी उसे रोता हुआ देखे उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है, वैन उसके पास आता है और कहता है आशु। जीशु कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। फिर वैन कहता है कम ऑन आशु, एक आखिरी बार मेरी तरफ देख लो, आज के तो वैसे भी शक्ल देखने नहीं मिलेगी। जीशु उसकी तरफ पलटता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वैन उसके गाल पे हाथ रखता है और कहता है तुम भी मेरे लिए रो रहे हो। आशु मैं इतना कीमती नहीं हूँ कि तुम लोग अपने आंसू मेरे लिए बहाओ, ओके, मेरी फिक्र मत करना, मैं उससे भी कह चुका हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अपना ख्याल रख लूँगा, इसलिए मेरी फिक्र ना करके तुम अपना और एलिस का ख्याल रखना, ठीक है। फिर ये कहकर वो पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। वो अब गेट पर आ जाता है, जो अपना गेट होता है उसे खोलता है और आगे जाने वाला होता है। फिर वो पलटता है एक बार और जीशु की तरफ देखता है, एलेक्स की तरफ देखता है और उसकी आंखों में ना बहुत ही आंसू आ रहे होते हैं, पर वो फिर भी एक स्माइल करता है, उन्हें ऐसे वेव करता है बाय वाली और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। जीशु उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लग जाता है। अब वैन किसिंग तो वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ समय बाद वहाँ कुछ और बच्चों को लाया जाता है, जिनमें से एक था किन। किन बहुत ही खूबसूरत था और थोड़ा वीक भी, तो ऑब्वियसली उसे कहाँ भेजने वाले थे वो तो ये जीशु और एलेक्स भी समझ गए थे। किन की हालत भी वैसी ही थी जैसे कि जीशु की थी, पर जीशु से कुछ बेहतर थी क्योंकि जीशु का तो सीन ही अलग था, उससे कुछ बेहतर हालत थी उसकी। अब वहाँ पर वो रहता है तो एलेक्स और जीशु उसे संभालते हैं और उसकी दोस्ती ना उन लोगों से भी हो जाती है और जो बाकी बच्चे होते हैं वहाँ पे उनसे भी हो जाती है उसकी दोस्ती। वो लोग रहते थे वहाँ पर। अब उसको वहाँ पर कोई एक बच्ची होती है तुलसी नाम की, उसका नाम तुलसी होता है, वो उसे बता देती है कि यहाँ पर जो बेचते हैं वो उनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब वीक लोग को कहाँ बेचते हैं और जो वैसे जो होते हैं लड़के स्ट्रॉन्ग उन्हें कहाँ बेचते हैं। अब वहाँ पर ऐसे ही बच्चों को बेचने का सिलसिला चलता रहता है और जो एलेक्स और वैन अरे जीशु होते हैं, ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते रहते हैं, पर अब लोगों ने सिक्योरिटी इतनी कस के कर दी थी कि अब तो निकलना इम्पॉसिबल था बिल्कुल ही।
फिर अब उन लोग क्या ही करें। अब ऐसा होता है ना, एक दिन उन्हें वो जो पेंगजू होता है वो आता है बता के कि किन का सौदा हो गया है। अब वो सब समझ जाते हैं कि किन का सौदा कहाँ हुआ होगा। किन भी समझ जाता है। हालांकि किन की उम्र भी एलेक्स की तरह थी, पर एलेक्स से वो थोड़ा सा ज़्यादा समझदार था। एलेक्स भी बहुत समझदार था, यहाँ के तो सब समझदार हो ही जाते हैं, पर किन उससे ज़्यादा समझदार था। अब वहाँ का माहौल वापस से टेंशन वाला हो जाता है एक बार फिर से। मतलब वहाँ पे जब भी कोई जाता था तो पूरा माहौल ही वहाँ का टेंशन वाला हो जाता था। लाज़मी सी बात है। अब फिर से वैसा माहौल हो जाता है और रात में जब सब सो रहे होते हैं, लाइक आधी रात का टाइम हो रहा होता है, तो किन वहाँ से उठता है, चुपके से बाथरूम में जाता है और बाथरूम में देखता है कि वो क्या कर सकता है अपने साथ, जिससे कि उसे यहाँ से जाना ना पड़े, कोठे पे ना बेचना पड़े। मतलब वो यहाँ पर दृढ़ निश्चय करके आएगा कि इस बाथरूम से वो ज़िंदा बाहर तो नहीं जाएगा। वो अपने आसपास सामान देखने लगता है, तब उसे शैम्पू की बॉटल मिलती है और वो पूरा शैम्पू पी लेता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। पर वो चुपचाप से वहीं बैठा रहता है, कुछ नहीं हिम्मत करता है कि मतलब कोई शोर-वोर नहीं करता है। वही अपने हाथों को कस के दबाए हुए होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, पर वो बिल्कुल भी शो नहीं करता। अब थोड़ी देर बाद शिशु की आँख खुलती है और वो उठ जाता है और परेशान तो वो पहले से ही था। वो वहाँ पर किन को देखता है कि किन वहाँ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वर्रिड होने लग जाता है। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है, देखता है गेट अंदर से लॉक है, तो वो नॉक करता है कि किन आवाज़ दे दे कुछ, अगर वो बाथरूम में हो तो। पर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है, जिससे शिशु वर्रिड हो जाता है। अब उसको ऐसे गेट खटखटाते देख के वहाँ पर जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी उठ जाते हैं, एलेक्स भी उठ जाता है। वो लोग उसके पास आते हैं, तो शिशु बताता है कि वो गेट नहीं खोल रहा है। अब वो सभी लोग मिलकर गेट खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं और इवेंचुअली गेट खुल जाता है। अब इतने बच्चे थे, ताकत लगाएंगे गेट तो खुलेगा ही, तो खुलेगा। और जैसे ही वो लोग बाथरूम के अंदर जाते हैं, उन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। किन का मृत शरीर वहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके पूरे मुंह से झाग निकल रहा था, जिस झाग से मतलब पूरा कपड़ा वपड़ा सब झाग में मिल गया था। उसकी मौत ने शिशु और एलेक्स को अंदर तक तोड़ा था। लाइक हर चीज़ सहने की एक क्षमता होती है। पहले उन लोगों की लाइफ उनसे छिन गई, यहाँ लाकर उन्हें पटक दिया गया, फिर उनका दोस्त उनसे छिन गया। अब और कुछ दिन बीत जाते हैं और ये बच्चों को बेचने का सिलसिला चलता रहता है। और अब बारी थी एलेक्स की। एक्चुअली एलेक्स और शिशु दोनों की, उन दोनों का ही सौदा हो गया था। अभी फ़िलहाल वही दोनों बचे थे, उनका सौदा भी हो गया था और इनके सौदे के बाद दूसरे शहर से लोग और 50 बच्चों को लाने वाले थे। तो फ़िलहाल यही दोनों थे यहाँ पे। अब एलेक्स का सौदा हो जाता है कोठे पर, क्योंकि वो इतना वो वीक था, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और शिशु मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर ठीक था, कमज़ोर नहीं था वो। और उसका ऐसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगह पे उससे का सौदा हो जाता है, पर वहाँ नहीं जहाँ वैन का हुआ था, वहाँ तो नहीं हुआ था। अब शिशु और एलेक्स जो होते हैं, दोनों लोग उस रूम में बैठे होते हैं, मतलब एलेक्स के बेड पे। दोनों बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं। फिर एलेक्स उठता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अब शिशु का दिमाग तो इसमें ख़राब था ही, उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, किस कारण जा रहा है? तो वो कहता है, तो जानता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो वो कहता है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? वो कहता है, एलेक्स नहीं यार, पर मैं उस कोठे पे नहीं जाऊँगा। उस जिल्लत की ज़िंदगी से मुझे इज़्ज़त की मौत ज़्यादा प्यारी है। हट बिन रास्ते से। वो शिशु को धक्का देता है, शिशु गिर जाता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तब शिशु उसके सामने आ जाता है वापस से और कहता है, नहीं, मैं तुझे ऐसे कुछ करने नहीं दूँगा। 2 दिन है हमारे पास, हम कुछ सोच लेंगे। तो कहता है, क्या सोचेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हमने क्या कोशिश नहीं की यहाँ से भागने की? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम कभी यहाँ से नहीं निकल सकते। शिशु एलेक्स के दोनों गालों पे हाथ रखता है और कहता है, हम हम कोशिश कर सकते हैं, एक आखिरी कोशिश। मैं कल चाचा से बात करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुझे यहाँ से जाने दें।
तुझे तुझे कोठे पे मैं भी नहीं जाने दे सकता, पर तब तक कोई स्टूपिडिटी मत कर। हाँ, मेरा अच्छा बच्चा है ना, प्रॉमिस कर ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्रॉमिस कर मुझसे। एलेक्स नोट करता है, फिर जीशु से हक कर लेता है और कहता है कुछ नहीं हो तुझे, ठीक है, तो कोठे पर तो नहीं जाएगा। एलेक्स फिर जीशु को बैकअप कर लेता है और कहता है अगर जाएंगे तो यहाँ से दोनों जाएंगे, समझा। वो कहता है ठीक है, दोनों जाएंगे। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रहीम चाचा वहाँ आए होते हैं तो जीशु उन्हें कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वो एलेक्स को जाने दे। तो एलेक्स कहता है नहीं नहीं चाचा, जीशु मेरे साथ ही जाएगा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। वो दोनों बहुत ही कन्विंस कर रहे होते हैं उन्हें, पर चाचा नहीं मानते, उनकी भी तो अपनी मजबूरी थी। पर जीशु से उनका ना कुछ खास रहा था। वो जीशु के लिए काफ़ी सिंपैथी फील करते थे और जीशु उनसे इतनी ट्रस्ट कर रहा था, लाइक वो ठान के बैठा था कि आज चाचा को कन्विंस करना ही करना है, क्योंकि उनके पास अब एक यही मौका था एलेक्स को बचाने का। और फाइनली जो चाचा होते हैं वो मान भी जाते हैं, क्योंकि जीशु को वो इतना रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देख पा रहे थे। उससे वहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव था। तो वो उसे सारे पासवर्ड और वहाँ से निकलने का रास्ता बता देते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल भी जाते हैं। और उस दिन जिन भी वहाँ नहीं था और ना ही डुआन था। मतलब जो ख़ास लोग थे ना, मतलब जो वहाँ को मेंटेन करते थे, उनमें से कोई भी नहीं था। और डुआन जो था, मतलब वो तो था रहीम के लेवल का, पर वो गया होता जिनके साथ कहीं पे, एंड रहीम थे वहाँ पे और कुछ और लोग थे। अब जो जीशु और एलेक्स होते हैं वो जगह से बाहर निकल जाते हैं और रहीम चाचा जो होते हैं वो जिस रूम में ये सब लोग रहते थे उस रूम में ही होते हैं और ख़ुद को वो चोटिल कर लेते हैं। और ये बताने के लिए कि मतलब वो लोगों ने, उन दोनों लड़कों ने इन्हें मारा और ज़बरदस्ती इनसे सारे कोड पूछकर, जाने का रास्ता पूछकर यहाँ से भाग गए। और हालांकि ये सिली सा ही एक्सक्यूज़ होता, लेकिन फ़िलहाल यही कर सकते थे वो। और क्या ही जवाब देते उन लोगों को, जिनको, डुआन को और उन सारे बाकी ख़तरनाक लोगों को। सो उन्होंने यही सोचा, बस खुदा का नाम लिया और कर दिया ये सब। अब बस वो प्रे कर रहे थे कि कुछ हो ना जाए, अब वो लोग पकड़े ना जाए। उन्होंने खुद को बहुत चोट किया था और इवेंचुअली फिर वो बेहोश हो जाते हैं। अब जो नीचे जो बाकी वर्कर्स थे, मतलब जो रहीम चाचा के नीचे काम करते थे, वो लोग देखते कि मतलब रहीम चाचा वापस नहीं आए काफ़ी टाइम से, तो वो ऊपर जाते हैं और रहीम चाचा को ऐसे देखते हैं और वो लोग जिन को खबर कर देते हैं, जो कि जिस काम के लिए गया था उस मीटिंग से वो लौट ही रहा था अपने सारे आदमियों के साथ। अब रहीम चाचा ने सोचा तो ये सब कुछ नहीं था, पर उन्होंने जो खुद को ज़ख्मी किया था उसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी कर लिया था खुद को, तो बेहोश हो गए थे और अब यहाँ पे सारा सीन ख़राब हो गया था। जिनको पता चलता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आने लग जाता है और जो ये लोग थे ये भी चाचा को लेकर उनको ट्रीटमेंट करके उन लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। अब ये दोनों लड़के भाग रहे होते हैं वहाँ से और वो सभी लोग जो गाड़ियाँ होती हैं लाइक जीप, कार, उनसे इनका पीछा कर रहे होते हैं। अब ये लोग, एक तो बच्चे ऊपर से और वो सभी लोग जीप पे थे, वो लोग इन्हें पीछे करने लग जाते हैं और जीशु और एलेक्स की देख भी लेते हैं। अब वो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन आगे से जिन की कार आ जाती है और जो बाकी सारे लोग उसके साथ गए थे उन सब की कार आ जाके खड़ी हो जाती है। अब एलेक्स और जीशु अपने चारों तरफ देखने लग जाते हैं, वहाँ कार ही कार थी और उनसे लोग निकल के खड़े हो जाते हैं, पर वो अभी इतना भी पास नहीं आते, थोड़ी दूरी पर थे। अब एलेक्स जीशु का हाथ बहुत कस के पकड़े होता है, जीशु भी एलेक्स का हाथ बहुत कस के पकड़े होता है। फिर एलेक्स जीशु की तरफ देखता है और कहता है हम फंस चुके हैं जीशु, अब हम नहीं भाग सकते। जीशु भी उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है पर मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। उस कोठे पे मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जीशु उसे देख रहा होता है। फिर वो जीशु की तरफ देखता है वापस से, क्योंकि वो सामने की तरफ देख रहा था, यहाँ पे जिन खड़ा था उस तरफ देख रहा था। फिर वापस से जीशु की तरफ देखता है और कहता है माफ़ करना दोस्त, हमारा साथ यहीं तक था। फिर जो जिन होता है
वो उन दोनों की तरफ आने लग जाता है और कहता है कमाल है, कितनी मेहनत की ना। पर आखिरकार बकरी शेर का शिकार होने के लिए ही मजबूर हो गई। एलेक्स उसे देखकर एक सरकास्टिक स्माइल करता है और कहता है शेर? कहाँ है शेर? मुझे तो नहीं दिख रहा। ओह, तुम खुद को कह रहे हो? बच्चों के जिस्म की कमाई खाने वाला इंसान शेर नहीं होता। मेरे ख्याल से तो वो मर्द भी नहीं होता। तुम सब गंदी नाली के कीड़े मुझे कोठे पर बेचोगे? ब्लडी ब्रोकर। जिन कहता है क्या कहा तुमने मुझे? वो कहता है ब्रोकर। समझ में नहीं आती इंग्लिश, हिंदी में समझाता हूँ। दलाल। ऐसे करके वो बहुत कुछ बोले आता है जीशु से रोक रहा होता है कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि वो उसके लिए वरिड हो रहा होता है। जीशु का ये था कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है, लाइक अपने ऊपर वो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम फेस कर लेगा, अपने टाइम पर वो केयरलेस हो जाता है, पर दूसरों के लिए वो कुछ भी करेगा। सो इस समय वो खुद भी चुप था और एलेक्स को भी चुप रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि एलेक्स क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो जिन को उकसा रहा था ताकि जिन उसे खुद मार दे। वो बहुत रोक रहा होता है उसे। तो एलेक्स कहता है मैंने तुमसे कहा है ना जीशु, मैं वापस नहीं जा सकता और ना मैं जाऊँगा। इस दलाल को तो मैं इसके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। और वो फलाना ढिमकाना उसे बहुत कुछ बोले जा रहा होता है। और जिन ठहरा शॉर्ट टेम्पर्ड के साथ, वो उसके पास एक वो नुकीली सी नाइफ रहती है, उसमें बड़ा भयानक वाली नोक रहती है। वो उसे निकालता है और जब तक जीशु उसे रोकता, वो एलेक्स की गर्दन पे वो चला देता है। एलेक्स ज़मीन पे गिर जाता है। वो बहुत तड़प रहा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। जीशु उसके पास जब गिर जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। जीशु कहता है एलेक्स नहीं यार, एलेक्स मुझे छोड़ के मत जा। एलेक्स मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, एलेक्स मुझे छोड़ के मत जा, मेरे पास अब एक तू ही है, मैं सबको खो चुका हूँ। एलेक्स मुझे छोड़ के मत जा मुझे छोड़ के। वो बहुत ही ज़्यादा रो जा रहा होता है। और जो अपना एलेक्स होता है ज़मीन पे गिरा होता है, एक हाथ से वो अपने गर्दन को पकड़े होता है क्योंकि उसे भयानक पेन हो रहा होता है, और एक हाथ उसने जीशु का पकड़ा हुआ होता है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, पर उसकी आंखों में एक अलग तरह का सुकून था। वो जीशु की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और फिर वो मर जाता है। आई एम सॉरी गाइस, मैं दोबारा से रोने लग गई। ओके, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अपनी आदत से मजबूर हूँ ना गाइस, क्या करूँ। सो अब वो मर जाता है और जीशु बस वहाँ बैठ के रोए जा रहा होता है एलेक्स को पकड़ के। जिन फिर जीशु की तरफ देखता है और कहता है इस चिड़िया के भी पंख निकल आए हैं, बहुत गहरी दोस्ती है ना इनकी, चलो इनकी दोस्ती को ज़रा और गहरा किया जाए। फिर वो एलेक्स की लाश को उठा लेते हैं और उसका हाथ छूट जाता है। जीशु तो बदहवास सा वहीं पे बैठा होता है। फिर वो जो पंजू होता है वो जीशु को उठाता है और फिर वो दोनों उन्हें वापस ले आते हैं उसी कमरे में, और जो एलेक्स की लाश होती है वहाँ पे उसे गिरा देते हैं और जीशु को वहीं पर बंद कर देते हैं। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और कमरे की क्या, उस पूरी जगह की, लाइक जहाँ से वो उस पेंटिंग से लेकर नीचे तक की हर लाइट बंद हो जाती है। जीशु वहीं पे होता है। अब वो बच्चा था, इतने अंधेरे में एक डेड बॉडी के साथ रहेगा तो डरेगा ही। हम लोग भी अगर उसकी जगह होंगे तो ऑब्वियस ज़्यादा डर तो लगेगा ही। वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों से गुहार कर रहा होता है कि उसे निकाल लिया जाए वहाँ से बाहर। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसे यहाँ नहीं रहना है, उसे बाहर निकाला जाए। और जिन जो होता है वो आज पेंटिंग के पास ही खड़ा हुआ होता है और वो इतनी तेज़ जो अपना जीशु चिल्ला रहा होता है कि उसे आवाज़ सुनाई दे रही होती है। अब वो लोग खूब सारी दारू वारू पी रहे होते हैं, जश्न कर रहे होते हैं, और जिनको एक कॉल आ रहा होता है वो उस कॉल को बार बार नेगलेक्ट कर रहा होता है, मतलब उठा नहीं रहा होता है, इग्नोर कर रहा होता है बार बार। अब जिन जो होता है काफ़ी नशे में हो जाता है और वहाँ पर बाकी लोग नशे होते हैं। रहीम को होश आ गया होता है, पर उसको ये लोग पूछते रहते तो वो यही जवाब देता है कि हाँ ऐसे ऐसे किया था लोगों ने और इनकी कोई गलती नहीं, मतलब रहीम की कोई गलती नहीं है।
मारना थोड़ी है इंसान को। और रहीम जो वहाँ का इंसान था ना, वो काफ़ी वो था एक तरह से विश्वास वाला इंसान। जिन भले ही उसकी बात का विश्वास ना करे एक बार, पर बाकी सब करते थे उसकी बात का विश्वास। उन्होंने मान लिया था कि हाँ वो सही कह रहा है, क्योंकि अब ये लोग आखिरी उस पे थे, उम्मीद पे थे। तो वो सोचते हैं कि मतलब इन्होंने कर लिया होगा ऐसा काम। हालांकि देखने में जो जीशु था वो तो लगता है कि कभी कुछ ऐसा करेगा, पर वो सोचते हैं कि चलो जान बहन एक दिन कर ही देता, तो उसने कर दिया हो और उसने भी डर के मारे बता दिया हो। जिनको रहीम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो चाहता था कि वो रहीम को मार दे, क्योंकि उसने तुम्हारा सीक्रेट बता दिया, क्या बता कल को ऐसी नौबत आए तो पुलिस को भी बता दे। तो वो इसे नहीं चाहता था यहाँ पर रखना, उसे मार देना चाहता था, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऊपर से ऑर्डर्स थे कि रहीम को कुछ ना किया जाए। अब ये लोग काफ़ी नशे में हो जाते हैं और जीशु अभी भी चिल्ला रहा होता है। तो जिन कहता है इसका तो मुंह बंद करना पड़ेगा, उतनी देर से शोर बजा रखा है, दारू पी रहा है, उसका नशा नहीं हो रहा है। अब वो नीचे जाता है, उसके साथ कुछ लोग भी जाते हैं। वो सब हाथ में रॉड लिए होते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, पर लाइट ऑन नहीं करते, वो सब टॉर्च लिए हुए होते हैं। जीशु उनकी तरफ देखता है और सबसे आगे वो खड़ा होता है जिनसे कहता है अंकल अंकल प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। अंकल अंकल प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ अंकल प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। जिन उसे देख रहा था और कहता है देख मुझे शोर ना मचा, पर जीशु अभी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो बस यही कहे जा रहा होता है कि उसे बाहर जाना है, वो यहाँ नहीं रहेगा। फिर अब जिनको गुस्सा आता है वो रॉड को उसे मारने वाला होता है, तभी जीशु अपनी आंखें बंद करता है और एक साइड करता है अपना चेहरा, और उन सभी लोगों में से किसी एक की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है। उसकी आंखों से पूरे आंसू बह रहे होते हैं और जो उसके चेहरे पे हो रखे होते हैं, और उसने अपनी आंखें बंद करी हुई थी और उसकी चेहरा मतलब बिल्कुल साइड में था और उसने अपनी आंखें बंद करी होती है। उसका चेहरा देखकर जिन का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो रॉड को नीचे रखता है और जीशु को दिखने लग जाता है। जीशु फिर अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसे उसने मारा नहीं था, और वो जिन की तरफ देखता है और उसकी आंखें लाल थी, जो कि इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। जिन उसे देखता रहता है और अब उसके अंदर का हैवान बाहर निकल के आने वाला होता है। वो जीशु के पास जाने लगता है और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो बस जिन को देखे जा रहे होते हैं। जिन जीशु के पास आकर बैठ जाता है और जीशु की जिन होती है उससे पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है, मतलब उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है बहुत शोर मचाते हो ना तुम, हाँ पता है मैं ऊपर शराब पी रहा था और तुम्हारे शोर के कारण मेरा सारा मज़ा किरकिरा हो गया, अब उसका भुगतान तो तुम्हें ही करना होगा। जीशु का सिक्स सेंस कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो जिन का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जिन ने उसकी जो जिन होती है उसे कस के पकड़ लिया होता है। वो बस कह ही रहा होता है अंकल मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ अंकल अंकल मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, प्लीज़ अंकल प्लीज़। जिन कहता है अरे ऐसे कैसे जाने दो। फिर वो जीशु के गालों पर ऐसे उंगलियां फिराता और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है तुम्हारे गाल कितने मुलायम हैं, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। और उसकी ये सब बातें सुनकर जो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं वो सब भी शॉक्ड हो गए होते हैं, लाइक वो लोग अंदर तक डर गए होते हैं कि क्या बोल रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोग समझ रहे थे कि अब क्या होने वाला है। अब जीशु उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है अंकल मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मत चाहिए। वो कहता है अरे अभी थोड़ी देर में सब अच्छा लगेगा, बस थोड़ी देर की बात है, अब देखो तुमने मेरा मज़ा ख़राब किया है तो भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे साथ मज़े करूँगा और जो शोर तुम मचा रहे थे अब इस शोर का कारण मैं बनूँगा। वो अब जीशु को
इनअप्रोप्रिएट तरह से टच करने लग जाता है। जिसको बहुत ही गंदा लग रहा था, वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था पर वो दीवार के साइड ही बैठा हुआ था, कितना ही पीछे आता। और जिन उससे अजीब तरह से टच कर रहा होता है और फिर वो जो जिशु होता है वो उन लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, अंकल अंकल प्लीज़ मेरी मदद कीजिए प्लीज़। पर वो लोग सिर्फ तमाशबीन बन के वहाँ पर तमाशा देख रहे थे। अब जिशु जो होता है वो अपनी सारी तार लगा के जिन को धक्का देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे लात मारेगा तो उसे चोट लगेगी और कम से कम थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लाइक वो जिन को हिट करके वहाँ से गेट की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन जिन वहाँ से चिल्ला कर कहता है कि दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। अब वो लोग जो जिशु होता है वो गेट के पास जस्ट पहुँच ही गया था और उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं और जिशु वहाँ फंस जाता है। अब जो अपना जिन होता है वो उस तरफ बढ़ने लग जाता है। जिशु उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसे कुछ ना करे, उसे जाने दे, पर वो जिशु को पकड़ता है और वहीं ज़मीन पे गिरा देता है जहाँ पर एलेक्स की लाश पड़ी हुई थी, उससे थोड़ी दूर पर। जिशु एलेक्स की तरफ से देख रहा होता है और फिर जो जिन जो होता है उसकी टॉप पे आता है, वो उसे देख रहा होता है। वो बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है पर जिन कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं था। वो ज़बरदस्ती जिशु को किस करने लग जाता है, काफ़ी ब्रूटल तरह से। जिशु बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत कोशिश कर रहा होता है पर अब कोशिशें नाकाम ही होनी थी। जो अपना जिन होता है वो अपनी जो बैंड होती है उसकी जो वो होती है बेल्ट, उसे खोलता है और जिशु के हाथों को बांध देता है और जिशु के पैरों को अपने पैरों के नीचे दबा देता है। अब वो जिशु के जो नेक होता है उस पर किस करने लग जाता है, किस क्या बाइट करने लग जाता है और फिर वो उसकी शर्ट को फाड़ देता है और उसके जो चेस्ट था, चेस्ट पर और उसके जो स्टमक था वहाँ पर ऐसे ही बाइट करने लग जाता है और धीरे-धीरे करके वो उसका रेप कर लेता है। जिशु बहुत चीख रहा होता है, लाइक उसकी चीखें जो ऊपर तक सुनाई दे रही होती है और रहीम चाचा यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो नीचे जाकर उसे बचा ले। इस समय रहीम चाचा को अब कोई सुध नहीं थी कि वो मरे जिए, कुछ नहीं, उन्हें बस जिशु को बचाना था। जिशु को वो बहुत मानते थे, लाइक उनके लिए जिशु उनके बेटे की तरह था, इसलिए क्योंकि जिशु को जो वो लोग किडनैप करके आए थे उन्होंने अपने आँखों से देखा था और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ वो भी नहीं पता था, जो कि इस सब चीज़ों का हिस्सा कभी थे ही नहीं। जिशु कभी किडनैप नहीं होने वाला था। ये सब चीज़ें जो उन्हें पता चली थी उन्हें बहुत बुरा लगता था उसके लिए। वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं पर सब लोग उन्हें रोक रहे होते हैं कि वो नीचे ना जाएँ। जिशु की चीखें बढ़ती जा रही होती हैं और जो चाचा होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, उन्हें पकड़े होते हैं लोग और वो बहुत रो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। एंड हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जिन जो होता है वो उस कमरे से बाहर निकलता है और अब उस कमरे की लाइट उसने जलवा दी होती है। वो बाहर आता है और देखता है रहीम वहीं पे खड़ा होता है। रहीम उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। रहीम जाता है और उसे एक तेज़ तमाचा मारता है। जिनको इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है वो रहीम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और रहीम भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लोग जो लोग थे वहाँ पे वो उन दोनों को रोक लेते हैं और जिनको वो डुआन होता है बहुत समझाता है कि जाने दीजिए, वो बच्चा थोड़ा क्लोज था इसलिए ऐसा हो गया, ये वो बहुत समझाता है। जिन नहीं मान रहा होता है पर डुआन उसे किसी न किसी तरह से समझा लेता है। डुआन जो था वो रहीम के फ़ेवर में ही रहता था, मतलब उन लोगों की बनती थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई मतलब अच्छा आदमी था। डुआन अच्छा आदमी नहीं था पर वो रहीम के प्रति थोड़ा क्लोज़ था। रहीम से उसकी दोस्ती थी तो वो रहीम को नुकसान पहुँचे ये नहीं चाहता था। वो फाइनली जो जिन होता है उसे समझा लेता है और ये लोग उसको रोक लेते हैं और फ़िलहाल रहीम रुक जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में अब कुछ था, वो रुक जाते हैं और वो जानते थे कि अगर वो गुस्से में अभी कुछ कहेंगे तो उन्हीं के लिए बुरा होगा। वो जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। सो वो कुछ नहीं बोलते, शांत खड़े हो जाते हैं। फिर जो जिन होता है वो अपने बालों को पीछे की तरफ करता है, लाइक वो बालों को हाथों से नहीं करते हैं ऐसे झटका दे के, तो वैसे करता है और फिर डुआन के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है ये लड़का अब नहीं जाएगा कहीं पे, इसकी जो परसों डील होने वाली थी वो अब नहीं होगी। जो उनमें से एक आदमी होता है वो कहता है सर पर, जिन उसकी तरफ देखता है और कहता है
जब मैं बीच में बोल रहा हूँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझा? वरना तेरी भी लाज बचाऊँ क्या, जैसे एलेक्स की बचाई है। फिर वो नुआ की तरफ देखता है और कहता है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये लड़का अब कहीं नहीं जाएगा, लीडर से बात मैं कर लूँगा, इसकी डील नहीं होगी। अब जो भी नुकसान होगा उसकी पेमेंट मैं कर दूँगा, पर ये लड़का अब मेरे पास ही रहेगा। रहीम चाचा को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथ बंद किए होते हैं, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रहीम चाचा जीशु के कमरे में जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। इतना पेन, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ जिनने उसे रौंद दिया था एकदम से ही। वो इतने बुरी तरह से उसने रेप किया था कि कुछ कहने को नहीं। जीशु लहूलुहान वहीं पर मतलब अधमरा सा पड़ा होता है, बेहोश होता है, कोई सुध नहीं होती उसको। कपड़े-वपड़े सब बिखरे हुए होते हैं, मतलब शर्ट तो फट ही चुकी थी और वो टोटली नेकेड होता है वहाँ पे। पूरा शरीर खून खच्चर हो चुका होता है उसका। रहीम चाचा जाते हैं वहाँ पे और एक और इंसान जाता है, उसके पास पानी होता है और कपड़ा होता है। चाचा जाते हैं वहाँ पे उसके पास और खुद से उसकी पूरी बॉडी को वाइप करते हैं और फर्स्ट एड किट से उसे वो जो मरहम होता है वो लगाते हैं उसके घाव पर। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो जो इंसान होता है वो उन्हें देख रहा होता है। वो अच्छा आदमी था। वो रहीम के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है, रोइए मत, भगवान सब देख रहा है। वो जो रहीम होते हैं वो अब और भी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसको पूरा तरह से ट्रीटमेंट कर देते हैं, लाइक उसको कपड़े भी पहना देते हैं और उसका जो चोट वोट लगी थी उसको साफ़ करके मरहम भी लगा देते हैं। उसके बाद वो जो चाचा होते हैं वो उसे उसके बेड पे डाल देते हैं और फिर उसे देखते हैं, थोड़ी देर उसके पास बैठे रहते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। अब सुबह हो जाती है, हमारा जो जीशु होता है वो उठता है और देखता है कि मतलब पूरा कमरा क्लीन हो चुका है। जो एलेक्स की बॉडी थी वो भी अब वहाँ नहीं थी, पूरा कमरा बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है। जीशु को तो कुछ समय तक ऐसे लगता है कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि जो कुछ कल हुआ वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ सच था। इतना भयानक सच जो कि कभी किसी को बुरे सपने में भी ना आए, ऐसा सच। जीशु अपने आप को देख रहा होता है और कल का सब कुछ याद आने लगता है उसे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो फिर अपने चारों तरफ देख रहा होता है कमरे को। फिर वो अपने आसपास देखता है, वो कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर उसे टेबल पर एक कांच का गिलास मिलता है। वो उसे देखता है, एक सैड वाली स्माइल करता है और फिर उसे उठा लेता है और उसे देख रहा होता है। फिर उसे पेन की बात याद आती है। उसने कहा था ना कि मतलब ऐसे विचार अपने मन में मत लाना कभी भी, लाइक मरने का कभी मत सोचना। तो ये सब सोच रहा होता है। फिर अभी तक की जो कुछ भी चीज़ें हुई उसके साथ, लाइक उस दिन से लेकर जब उसके माता पिता मरे थे और अभी अभी जिस टाइम में वो है, अभी तो वो सब कुछ सोच रहा होता है। फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज़िंदा रहा तो पता नहीं इससे बुरा क्या होगा। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ यही सोचता रहता हूँ कि इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा क्या होगा। और अब मैं अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुज़र चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे साथ अब इससे बुरा क्या होने वाला है और क्या बर्दाश्त करना बाकी है। और अब मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। वो बेड से उठता है, उस ग्लास को ज़मीन पे फेंकता है, तोड़ देता है और उसका एक टुकड़ा होता है वो अपने हाथ पे लिया होता है
और अपनी कलाई काटने ही वाला होता है, तभी वहाँ का गेट खुलता है और रहीम चाचा और वो जो आदमी उनके साथ रात में यहाँ आया था जब वो फर्श को क्लीन कर रहे थे, वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। वो दोनों फर्श के हाथ में कांच का टुकड़ा देख के एकदम से घबरा जाते हैं। सायशु उस टुकड़े को कस से पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास बताइएगा, मेरे पास बताइएगा प्लीज़, मुझे मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वो दोनों इसकी शक्ल देखते हैं, तुरंत से सायशु के पास आते हैं और उसके हाथ से टुकड़ा लेते हैं। तो यीशु कहता है, आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे पता है, मुझे मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे एलेक्स के पास जाना है, किन के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना है मुझे यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है। रहीम चाचा उसे हड़का लेते हैं और कहते हैं, नहीं रहोगे बेटा यहाँ पे तुम, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक पल नहीं रहने दूँगा, अब मैं तुम्हें खुद यहाँ से दूर लेके जाऊँगा, चलो यहाँ से। तो जो यीशु होता है वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, वो वो कहते हैं, जिन। तो यीशु दूसरी तरफ देखने लग जाता है गुस्से में। ये सुनकर, जिनका नाम सुनकर जैसे गुस्सा आने लगता है, तो कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं करके आया हूँ। यीशु की तरफ देखता है तो अब वो बताते हैं कि जो रहम चाचा है ना, उन्होंने आज जब खाना बनवाया था तो उसमें उन्होंने नींद की दवा मिलवा दी थी। और ये काम ईज़ी इसलिए था क्योंकि उनके साथ जो आदमी आया था, जो अभी खड़ा था उनके बगल में, वो ही वहाँ का खाना बनाता था उन लोगों के लिए। तो उसने उसमें नींद की दवा मिला दी थी और उन सभी को बेहोश करके एक रूम में लॉक कर दिया था। जिनने खाना नहीं खाया था वो लैपटॉप पर जो लीडर था उनसे वीडियो कॉल वाले जो होती नहीं ये चीज़ें, इसमें वीडियो कॉल ही होता है, सॉरी, वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तो उसने खाना नहीं खाया था, वो अपने रूम में ही था और वो जैसे ही बाहर आता है, बाहर किसी को ना पाते हुए सस्पिशियस हो जाता है। लेकिन वो इससे पहले कुछ करता, जो हमारे रहीम चाचा थे उन्होंने उसके सर पे डंडा मार दिया था और उसको बेहोश करके उसको भी एक अलग रूम में बंद कर दिया था और उसके हाथ पैर को चेन से बांध दिया था और चाबी तो उन्होंने अपने पास ही रख ली थी। उन्होंने फिर जब वो दोनों लोग कमरे से बाहर आ गए थे तो उस रूम में एक स्प्रे डाल दिया था जो कि क्लोरोफॉर्म का काम करता था। अगर जिन होश में आ भी जाता है तब भी उस स्प्रे की जो फ्रेगरेंस थी उससे वो बाद में ही बेहोश हो जाता, मतलब बाद में होश में आने के बाद फिर से बेहोश हो जाता। और वो जो स्प्रे था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, अगर आप उसमें बेहोश होते हो तो काफ़ी टाइम के लिए बेहोश हो गए। तो ये प्लान करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने खुद के मुँह पे तो कपड़ा लगा रखा था तो उनको इसका असर नहीं हुआ था। अब वो ये सब चीज़ें जीशु को बता देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। जीशु को चलने में दिक्कत हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है। रहीम चाचा कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें लिफ्ट कर लूँ? वो कहता है, नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और वो तीनों लोग वहाँ से जैसे तैसे निकल जाते हैं। फिर जो इशू होता है, ये जब वहाँ से जो वो जगह थी घर उससे बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले वो चाचा की तरफ देखता है और कहता है, चाचा बाहर तो गार्ड्स होंगे ना? तो वो इशू के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, उनको मैंने जूस देकर पहले ठिकाने लगा दिया है, तुम परेशान मत हो बच्चा, आज तो तुम्हें यहाँ से ले जाने से मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, चल बेटा। अब वो तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं और शिशु जो होता है वो अभी भी काफ़ी डरा हुआ होता है। वो लोग जो जीप होती है वहाँ पर दुकान की, उसी को वो लोग ले लेते हैं, चाबी तो उन्होंने ले ही ली थी बेहोश करके दुकान से, तो वहाँ से निकल जाते हैं। अब शिशु होता है बहुत ही ज़्यादा अभी भी घबराया हुआ होता है। चाचा उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर देना, कल मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। शिशु कुछ नहीं बोल रहा होता है और सर नीचे करके रखे हुआ होता है। वो कहते हैं, पर तुम चिंता मत करो, इन सब को इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, सारे सबूत मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। शिशु उनकी तरफ देखता है तो कहते हैं, हाँ बच्चा, जो भी गुनाह उन लोगों ने किए हैं और जो मैंने किए हैं उन सभी चीज़ों की सज़ा भुगतने का समय आ गया है। फिर वो शिशु की तरफ देखते हैं और फिर से उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं,
शिशु, मेरा एक काम करोगे बच्चा? शिशु उनकी तरफ देखता है। वो कहते हैं, कल जो जिन ने तुम्हारे साथ किया वो किसी को मत बताना। शिशु उन्हें देख रहा होता है। वो कहते हैं, प्लीज़ बेटा, ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तुम तुम लोगों के नज़रों में एक बात का टॉपिक बन जाओगे। किसी को मत बताना, प्लीज़, प्रॉमिस भी बच्चा। लोग तुम्हें अजीब नज़रों से देखेंगे। तुम एक लड़के हो, तुम्हारा रेप हुआ है, ये सब ये ये एक मजाक का पात्र बन जाएगा बच्चा। उसे बहुत समझा रहे होते हैं। शिशु को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे अभी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो इस समय सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या करे। तो जैसा उन्होंने कहा वो वैसे ही करता है। वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और शिशु जो भी कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ और जो भी कुछ वहाँ पे हुआ वो सब कुछ बताया था, सिवाय कल रात वाले इंसिडेंट्स के। और जो रहीम होते हैं, रहीम चाचा, और वो इंसान, वो भी जितना भी कुछ जानते थे वो सब बता देते हैं। और वो सबूत भी देते हैं वो पेन ड्राइव में जो लिए थे वो लोग, वो सबूत भी उन्हें दे देते हैं। और फिर जो पुलिस वाला होता है वो शिशु की तरफ देख तो रहा होता है, क्योंकि शिशु काफ़ी शांत सा था, उसके चेहरे पे चोट लगी थी, कपड़े उसने फुल पहने हुए थे तो वो बॉडी को नहीं देख पा रहे थे और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। तो जो रहीम चाचा थे और वो जो दूसरा इंसान था वो उसे सहारा दे के लेके आ रहे थे। वो पूछता भी है कि इसे क्या हुआ, तो वो लोग बस कहते हैं कि इसे वहाँ पर बहुत बुरी तरह से मारा गया था, क्योंकि ये बिकने को तैयार नहीं हो रहा था। और शिशु भी इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं देता है। और जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो नोट कर देता है कि जी हाँ, ऐसे ही हुआ था। अब जब शिशु खुद कुछ बोल ही नहीं रहा तो पुलिस वाले भी क्या करें। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो बता दो, पर शिशु कुछ नहीं बोलता है। वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर शिशु कुछ भी नहीं बोलने वाला था, कुछ नहीं बोलता है। और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो उनकी बताई जगह पे जाते हैं और वो सब तो अभी बेहोश ही थे। उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिन सहित। अब जिनको तो गुस्सा बहुत आता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, उन सबको सज़ा हो जाती है। और जिनको मर्डर्स के चार्जेस लगते हैं और जो वहाँ पर गंदे काम होते थे उन सब के चार्ज उन सबको लगते हैं और उन सबको उसी पुलिस स्टेशन में ले आया जाता है। शिशु वही जो चेयर होती है उस पर बैठा होता है और साथ में जो एक लेडी कांस्टेबल होती है उनके साथ बैठी होती है और रहीम चाचा जो होते हैं उन्हें और उनके साथ जो एक आदमी था उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो लोग सरेंडर करने ही आए थे, शिशु के साथ आए थे ताकि शिशु को पुलिस के हवाले कर दिया जाए और वो वहाँ सरेंडर कर दें। अब ये लोग सब वहाँ पुलिस स्टेशन में लाए जाते हैं। जिन जो होता है रहीम की तरफ देखता है और कहता है, गद्दार, कमीने, कुत्ते, ऐसे बोल रहा होता है उल्टा सीधा। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। वहाँ से शिशु को देखता है और अभी भी वो एक गंदी सी स्माइल करता है उसे देख के और कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत नाजुक समझता था, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और मज़ेदार हो। अब तो मैं तुम्हारा और भी ज़्यादा तलबगार हो गया हूँ, माय लिटिल एंजल। ऐसे बोल रहा होता है। शिशु सुन लेता है उसकी बात, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप बस नीचे देख रहा होता है। अब तभी वहाँ पर शिशु को एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है जो कह रही होती है, इंस्पेक्टर कहाँ है वो, मेरा बच्चा कहाँ है वो। शिशु वहाँ से उठता है और उसके साथ वो जो लेडी कांस्टेबल थी वो भी उठ जाती है। शिशु वहाँ से उठकर जो गेट होता है वहाँ का उसके पास आता है और देखता है कि वहाँ पर मिसेस जाओ खड़ी होती हैं मिस्टर जाओ के साथ। अब शिशु ने देख लेता है और उनकी भी इवेंचुअली नज़र शिशु पे पड़ जाती है। फिर वो दोनों ही शिशु के पास आते हैं। जो मिसेस होती है वो घुटनों के बल बैठ जाती है और शिशु को कस के गले लगा लेती है। मिस्टर साहब बस वहाँ पे खड़े होते हैं शिशु को और उन्हें देख रहे होते हैं मिसेस को। जो मिसेस थी ना वो शिशु से काफ़ी अटैच थी, जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग की फैमिली काफ़ी जो थी जुड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छा तालमेल था उनका, अच्छा रिश्ता था उनके बीच।
तो वो लोग काफ़ी मतलब क्लोज थे, शिशु भी उनसे क्लोज था, पर शिशु उस समय कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। अब मिसेस हाउ जो होती है वो शिशु से अलग होती है। शिशु उन्हें देखता है और कहता है, मम्मा, पापा, दादी, दादू। वो कहती हैं, बेटा हमें पता नहीं था कि तुम कब मिलोगे। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारी फ़ोटोज़ हर अखबार, हर पुलिस स्टेशन में थी और यहाँ पर भी थी। इसीलिए जब यहाँ के इंस्पेक्टर ने तुम्हें देखा तो उसने हमारे वहाँ के पुलिस वाले को खबर कर दी और हम यहाँ तुम्हें लेने आ गए। पर हमें इस समय नहीं पता था कि तुम कब मिलोगे, इसलिए तुम्हारी फैमिली का क्रियाक्रम हम लोगों ने कर दिया। शिशु कुछ नहीं बोलता है, अपना सर नीचे करता है और फिर कहता है, जी। अब जो मिसेस होती है वो कहती है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। शिशु कहता है, आपके घर? वो कहती है, हाँ बेटा, हानिक तुम्हारा कब से वेट कर रहा है, चलो हमारे साथ। अब शिशु तो उन्हें देखता ही रहता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। लाइक उसकी इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वो कुछ नहीं बोलता है और फिर मिसेस उसका हाथ पकड़ती हैं और वहाँ से ले जाने लगती हैं। वो इंस्पेक्टर को थैंक्स बोलते हैं, मिस्टर साहब भी उन्हें थैंक्स कहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। शिशु जो है पलटता है, रहीम चाचा की तरफ देखता है और उस इंसान की तरफ देखता है जो उनकी हेल्प कर रहा था। वो दोनों उसे बाय कहते हैं, स्माइल करते हैं और शिशु की आँख में ना हल्के हल्के आंसू आने लग जाते हैं। फिर वो लोग उसे इशारे में कहते हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर शिशु को वो लोग वहाँ से ले जाते हैं। अभी जो लोग थे ना, जो जिनके साथ साथी थे, इन सबको सज़ा हो जाती है मर्डर के केस में और किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जितने भी ख़राब काम ये लोग करते थे उन सब के लिए इनको सज़ा हो जाती है। अब रहीम चाचा भी वहाँ काम करते थे तो ऑब्वियस ज़्यादा उन्हें भी सज़ा होती है। पर सरकारी गवाह बनने के कारण रहीम चाचा को और उनके साथ जो वो शेफ़ था उन दोनों को कम सज़ा होती है बाकियों से। अब शिशु को ये लोग यहाँ अपने घर ले आते हैं और हानिक तो बहुत खुश रहता है शिशु को देखकर। अब शिशु के साथ वो लोग वहीं पे रहने लगते हैं और मिसेस साना फिर उसे अडॉप्ट करने के बारे में सोचती है। वो मिस्टर साहु से इस बारे में बात भी करती है और पहले तो मिस्टर साहु इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, पर मिसेस साहु के बहुत समझाने के बाद वो मान जाते हैं और फिर वो लोग शिशु को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। शिशु से वो जब उसकी सहमति पूछी जाती है वो हाँ ही कर देता है, क्योंकि वो उस घर में उन लोगों के बीच अपने आप को सेफ़ फ़ील करता था। वो लोग काफ़ी अच्छे थे, उसके प्रति काफ़ी अच्छा बर्ताव करते थे, तो उसने हाँ कर दी थी। पर शिशु की सिचुएशन में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। वो सारा दिन अपने रूम में ही रहता था, ज़्यादा बात भी नहीं करता था और हानिक उसे चेयर अप करने की बहुत कोशिश करता था, पर हानिक की उन सभी की कोशिशें व्यर्थ होने लग गई थी। पर धीरे-धीरे करके शिशु की हालत में सुधार आने लग गया था। मतलब वो अब थोड़ा-थोड़ा सही होने लगा था। हानिक से कभी-कभी जब हानिक बात करता है तो वो उसके आपको रिप्लाई भी देता था, कभी मुस्कुरा लेता था। लेकिन अब उसने इस समय तक भी वो रेप वाली बात किसी को नहीं बताई होती है। और एक रात जब अचानक से उनके घर में लाइट चली जाती है तो शिशु को फर्स्ट टाइम वो अटैक आता है, वो पैनिक अटैक जो उसे तब आया था जब मैंने ये चीज़ देखी थी। अटैक आता है और अब जब वो चीज़ हो जाती है, शिशु किस तरह उस चीज़ से उन लोग उसे निकाल लेते हैं, तब मिसेस उससे पूछती है, बहुत पूछ रही होती है। शिशु ने नहीं बता रहा होता है, चुप होता है, पर इवेंचुअली वो फिर बताता है कि ऐसी-ऐसी बात हो गई थी। वो ये भी चाहती थी कि जिनको इसकी सज़ा मिले, पर वही सवाल अब यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है कि शिशु ये सब फेस कैसे करेगा। लाइक वो अगर ये इस बारे में केस करती हैं जिन पर शिशु के मार्फत, तो शिशु को काफ़ी कुछ और सफ़र करना पड़ेगा जो कि वो नहीं चाहती थी। और मिस्टर साहब भी उन्हें ये समझाते हैं कि शिशु पर इस जो का बहुत बुरा असर हो सकता है। लाइक लोग पता नहीं उसके बारे में क्या-क्या कहें वगैरह-वगैरह। सो ये बात वो लोग किसी से नहीं कहते हैं। अब इस दिन के बाद
1-2 दिन के बाद से शिशु को नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक उसे उस दिन से लेकर जो जिन ने किया, लाइक जिस दिन से उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था, उस दिन से लेकर जो जिसने उसके साथ किया था वो सब चीज़ें उसे दिखने लग जाती है। मतलब रोज़-रोज़ नहीं, पर महीने में 5-6 बार ऐसा होता था उसके साथ। वो रात में सोने से डरता था कि पता नहीं किस रात ऐसे सपने आने लग जाएँ, पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। वो जो चीज़ थी अकेले सफ़र करता था एंड ऐसे करते-करते कई साल बीत जाते हैं। शिशु की हालत में सुधार तो था, पर वो नॉर्मल लड़कों से बहुत अलग था। ज़्यादा बातें नहीं करता, ज़्यादा हँसी-मज़ाक नहीं करता। उसको बस हानि के साथ ही समय बिताना चाहता था। वो उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो अकेले ही रहना पसंद करता था। उसे बहुत टाइम लगा था हानि को एक्सेप्ट करने में, उन सभी लोगों को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उसका पास्ट इतना भयानक रहा था। वो जिससे भी अटैच था वो लोग उसे छोड़ के चले जाते थे। तो इस फैमिली को एक्सेप्ट करने में उसे बहुत टाइम लगा था। वो नहीं करना चाहता था, पर ये ठीक भी तो नहीं है। वो लाइक वो लोग उससे इतना प्यार करते हैं और उसे अपने घर में अपने बेटे की तरह रखते हैं और वो उनके प्रति रूड रहे, तो वो भी तो अच्छा नहीं है। तो इवेंचुअली जो हमारा शिशु होता है उस फैमिली को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई और आए, और तभी उसकी लाइफ में तूफ़ान की तरह ये भाई आ जाता है। जब वो अपने जो कॉलेज में था, तभी वहाँ पर जो ये भाई था वो आ जाता है, उसका क्लासमेट होता है वो। शिशु उससे बात नहीं करना चाहता था, पर वो उसके पीछे-पीछे पड़ा रहता था हमेशा। एंड इवेंचुअली हमारा शिशु यहाँ पर भी हार जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अब शिशु का ये होता है ना, उसे ये प्रॉब्लम है कि उसे हमेशा लगता है कि लाइक जो भी उसके पास है वो उसे छिन जाएगा। इसका डर जो है वो उसके अंदर बहुत भयानक तरह से है। उसके अंदर ये डर घर करके बैठ गया है कि उसकी फैमिली, उसके दोस्त, जो भी कोई उसके पास है, वो उससे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से हो। और इसका डर बहुत ही भयानक तरह से उसके अंदर बैठा हुआ है एंड जिससे उसे बहुत डर लगता है। वो अटैचमेंट से डरता है, उसे नहीं पसंद कि कोई उसके करीब आए, वो किसी के करीब जाए। ही रियली हेट इट एंड इसीलिए वो वैन को अपने आप से अलग करता है। हालाँकि जिस दिन से वैन उसकी लाइफ में आया है, वो उसे उस दिन से ही पसंद करने लगा था, पर अपने पास्ट और अपने रिटर्न के कारण वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा ही दबा के रखता था और वैन की फीलिंग्स को कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करता था। सो बैक टू द स्टोरी। अब ये भाई और शिशु की फ्रेंडशिप को ना कुछ साल हो जाते हैं। शिशु वैसे तो नॉर्मल ही रहता था, मतलब बाकी लड़कों से तो बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल, पर उसे देख के कोई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो अपने आप को इतना सही रखता था और ये भाई को उसके पास्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता था। शिशु ने उसे कुछ भी नहीं बताया था एंड उसकी फैमिली में भी कोई उसे क्यों ही बताता। तो जो अपना ये भाई था उसके बारे में कुछ नहीं आता था। अब 1 साल पहले जब हमारे सासू ने एनविक को एज अ CEO जॉइन किया था, तो वो शुरुआत से ही इन सब चीज़ों में काफ़ी शार्प था। सो उसके कुछ ही समय में काफ़ी दुश्मन बन गए थे। तो एक बार ऐसे ही वो अपने घर लौट रहा था ऑफिस से, तो उस पे हमला हो जाता है जिसमें उसे चोट लग जाती है। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, पर उसके हाथों पे चोट लगी थी और पैरों पे भी चोट लगी हुई थी। अब वो हॉस्पिटल में होता है और वहाँ से फिर घर आ जाता है। मतलब ज़्यादा गहरी चोट नहीं थी, पर चोट लगी थी। सो ये भाई उससे मिलने आता है और उस रात वो उसके साथ रुकने की ज़िद करता है। हानिन उसे समझाता है कि वो ना रुके। शिशु भी बहुत कह रहा होता है, क्योंकि शिशु नहीं चाहता था कि वो यहाँ रुके। क्या पता कब उसे नाइटमेयर आने लग जाए, और वो ये भाई को अपने तीत के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। एंड ऑनेस्टली हानिन को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि जो शिशु है वो मिसेस साओ की दोस्त का बेटा है, जिसे वो बचपन से ही अपने बड़े भाई की तरह मानता है, और उसकी फैमिली को मर्डर हुआ है और उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है। बस इतना ही जानता था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। हनी और शिशु हमेशा से अलग अलग रूम में रहे थे, सो वो इस बारे में भी नहीं जानता था। और पैनिक अटैक्स जब भी उसे आते थे तो उसे उस रूम से दूर रखा जाता था। उसे बस इतना पता था कि उसे पैनिक अटैक आते हैं, बाकी उस रूम में वो कभी गया ही नहीं।
उसे जाने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसे कुछ पता चले। हार्निंग को बेसिकली इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था कि शिशु का पास्ट क्या है। और खैर, जो अपना ईवाई होता है वो उस रात वहीं पे सोता है, और अनफॉर्चुनेटली शिशु को उसी रात को वो नाइटमेयर आता है। ईवाई तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है शिशु की ऐसी हालत देखकर। वो शिशु को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, और होश में आने के बाद फिर उस रात तो वो कुछ नहीं पूछता है। नेक्स्ट डे उससे पूछता है कि ये सब क्या था। वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके उससे पूछ रहा होता है। शिशु वैसे तो किसी को कुछ नहीं बताता, पर ये भाई उसे अपनी कसम दे देता है, तो वो उसे बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है। और ये भाई उसे बिल्कुल भी जज नहीं करता है। वो उल्टा उसे कंसोल करता है और उससे कहता है कि उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। शिशु उसे देखता है तो कहता है, मैं तुझे पागल नहीं बता रहा हूँ, पर तुझे ज़रूरत है। इन नाइटमेयर से, इन अटैक्स से जो तुझे आते हैं, इन सब से छुटकारा तुझे पाना ही चाहिए। ऐसे कैसे पूरी ज़िंदगी काटेगा। शिशु इसके लिए नहीं मान रहा होता है, तो ये भाई जो होता है वो मिसेस साहु और मिस्टर साहु को मनाता है कि वो उसे कन्विंस करें। अब वो लोग भी शिशु को कन्विंस कर रहे होते हैं, और अब जब सभी लोग उसे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए बोलते हैं तो वो मान जाता है। अब जब इतनी बड़ी बात हो ही गई थी तो हानि को भी सब बताना पड़ता है। वो पूछ रहा था कि क्या बात हो गई, भैया को साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों ले जाना चाहते हैं सब लोग, तो उसे भी बताना पड़ता है। और वो भी शिशु के सपोर्ट में ही रहता है, उसे जज नहीं करता। अब जो ये भाई होता है ना, देखो ना, उसका दोस्त रहता है तो उसे उसके पास ले आता है, ये जानते हुए कि अब जो शिशु है वो उसका दोस्त है, तो जो देखो होगा वो उसका ख़ास ध्यान रखेगा ख़ास तरह से। और ये भाई उससे बोलता भी है कि शिशु बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। तो देखो ना, उसे ये कहता है कि उससे ना बताए कि उसे क्या करना है। ऐसे मजाक में कहता है। अब शिशु ना काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, लाइक उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या ही होगा। तो ये भाई उससे कहता है कि वो उसके साथ ही चलेगा। अब ये भाई और देखो वहाँ पे आते हैं, देखो ये भाई को देखता है और कहता है, तुम्हारा भी इलाज करना है। तो ये भाई कहता है शट अप। तो वो कहता है नहीं कहो तो कर दूँ। तो वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो कहता है तुम बाहर जाओ, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। अब शिशु नर्वस हो जाता है क्योंकि ये भाई वहाँ से जा रहा होता है। तो ये भाई उसके कंधे पे शोल्डर पे से टैप करता है और कहता है इट्स ओके, सब ठीक होगा। और वो फिर चला जाता है। शिशु ऐसे तो अपने काम के लिए बहुत सही था, लेकिन इस मामले में वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा होता है। सो अब ये भाई तो वहाँ से चला जाता है और शिशु गेट की तरफ ही देख रहा होता है। तो देखुन कहता है मिस्टर शिशु। तो उनकी तरफ देखता है और कहता है जी। तो देखुन कहता है रिलैक्स, हम दोनों ठीक से बात कर सकें इसके लिए आपका रिलैक्स होना और शांत होना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ काम डाउन, नर्वस मत होइए, ये बस नॉर्मल सी ही बात होंगी हमारे बीच, आप घबराइए मत। तो शिशु नोट करता है। फिर वो कहते हैं आपकी केस हिस्ट्री मैं जानता हूँ, अच्छे से पता है मुझे आपके केस के बारे में। सो आपको नाइटमेयर्स आते हैं। वो कहता है जी। तो वो कहता है क्या देखते हैं आप वहाँ पे। तो शिशु उनकी तरफ देखता है और कहता है आप बताइए, मुझे पता है पर आप बताइए क्या देखते हैं वहाँ पे। तो शिशु फिर उन्हें सारी बात बताता है और वो कहता है ठीक है। फिर देखो कहता है आपको हेलुसिनेशन भी होते हैं। वो कहता है जी। वो कहता है कैसे ट्रिगर होते हैं। शिशु कहता है जब भी अंधेरा होता है मेरे आसपास, मुझे उस रात के हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। वो कहता है और आपको इन सब से मुक्ति चाहिए। वो कहता है जी। तो देखो फिर टेबल पे हाथ रखता है अपने और कहता है आप सच में इन सब से मुक्ति चाहते हैं। शिशु कहता है ये कैसा सवाल है।
मुझे सबसे छुटकारा चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। तो देवन कहता है आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब इन सब चीज़ों में विल-पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इंसान कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और आपके चाहने से ही आप ठीक हो पाएंगे। इसलिए मैंने ये सवाल किया। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। शिशु नोट करता है और कहता है इट्स ओके। अब देखून कहता है आपकी थेरेपी सेशन स्टार्ट करने होंगे, पर आपको उसे स्किप नहीं करना है, ठीक है? शिशु कहता है जी। देखून फिर कहता है आप मेडिटेशन करते हैं? शिशु कहता है नहीं, ओनली एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सब। तो कहता है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके दिमाग को बहुत राहत देगा, आपके मन को शांत रखेगा, आपके बहुत काम आएगा। प्लीज़ मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए। वो कहता है जी। फिर देखो कहता है और सबसे ज़रूरी बात, आपका जो पास्ट है उससे भागिए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे याद कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ों से हम डरते हैं हमें वही चीज़ें डराती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे और खुद से ही इस बारे में कुछ बोलेंगे, कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे अकेले में, या फिर अगर दूसरों से बात करना चाहते हैं आप दूसरों से बात भी कीजिए, तो आपका डर कम होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक बात बताता हूँ। हम लोगों को सांप से बहुत डर लगता है ना? लेकिन अगर हम किसी सांप को अपने घर में पाल लें तो फिर उसके प्रति हमारा डर ख़त्म हो जाता है, हम उससे प्यार करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको अपनी उन यादों से प्यार करना चाहिए, पर उनके बारे में सोचिए, उसे याद कीजिए, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए मत। आपका डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये थेरेपीज़ भी आपके बहुत काम आएंगी। शिशु कहता है इन थेरेपीज़ से क्या होगा? देखो कहता है इन थेरेपीज़ से आपकी वो मेमोरीज़ तो आपके साथ ही रहेंगी, पर उनसे जो बुरा असर आपके ऊपर पड़ता है वो असर पड़ना कम हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये थेरेपीज़ उस तरह से काम करती हैं। शिशु कहता है जी शुक्रिया। अब यहाँ से जो है शिशु का ट्रीटमेंट शुरू होता है, और इससे शिशु को फ़ायदा भी होता है। जो उसे इतने सपने आते रहते थे नाइटमेयर टाइप के, वो अब कम हो गए थे, कम होने लगे थे। और अभी उसका इलाज चल ही रहा है। अभी भी उसे आते हैं सपने, पर उतने नहीं आते जितने पहले आते थे, वैसे नहीं आते। और रही बात उसके हेलुसिनेशंस की, उसके पैनिक अटैक्स की, वो तो तभी होता है जब उसके आसपास अंधेरा होता है, तो वो तो फ़िलहाल कम ही होते थे मतलब। एंड अब शिशु ये सब चीज़ें उसे बता देता है, और वहीं पे बैठा होता है उसके साथ। फिर शिशु उसकी तरफ देखता है और कहता है अब तुम बताओ लाविन, मैं क्या करूं? इतना सब कुछ होने के बाद, मेरे जितने अपने थे उन सबको खोने के बाद, मैं कैसे तुम्हें अपना लूं? मेरा मन नहीं मानता मेरा मन। मुझे एक ऑर्डर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। भले ही ये फैमिली मेरे साथ है, ये भाई मेरे साथ है, आप तो देखो नहीं मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, ये लोग भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मुझे बहुत डर रहता है इस बात का, और मैं एक ऑर्डर के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुम मुझे छोड़ के गए तो इस बार मैं पक्का मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। ऐसा कि वो रोने लग जाता है। वह फिर तुरंत से उसे गले लगा लेता है, उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है, और वैन भी बहुत रो रहा होता है, वो भी बहुत रो रहा होता है, जीशु भी बहुत रो रहा होता है। जीशु फिर कहता है मुझे माफ़ कर देना लाविन, पर मैं तुम्हें अपना ही अपना सकता।
मेरा डर मेरे पाँव की बेड़ियाँ बन चुकी हैं। मैं इनसे आज़ाद नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, चाचा की, मेरी और शेफ अंकल की गवाही से उन सभी बच्चों को बचा लिया गया था, मेरे उस मित्र को भी। पर क्या हम सच में रेस्क्यू हो गए थे? नहीं, उस जगह की भयानक यादें अब तक हमारे जहन में होंगी, कहीं ना कहीं होंगी। शायद कुछ लोग मुझसे बदतर कंडीशन में होंगे या कुछ लोग मुझसे कम, पर ये यादें रहेंगी तो सबके जहन में मरते दम तक। हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई वहाँ जाके। मैं वहाँ से आज़ाद होकर भी कहते हूँ, मेरी रूह आज भी उस कमरे में बंद है, जो बाहर आना चाहती है पर नहीं आ सकती, जो कहती है कि उससे कोई बाहर निकाल ले पर कोई नहीं आता मदद के लिए। मुझे माफ़ कर देना लोवेन, मुझे माफ़ कर देना। अब जो हमारा फैन होता है, उससे तो इस समय कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है। लाइक वो खुद भी इतना रो रहा होता है, उस इशू की ऐसी कंडीशन नहीं दे पा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अभी क्या बोले। वो इशू के बस सर पे से हाथ फेर रहा होता है, रोए जा रहा होता है वो, और शीशु जो होता है रोते रोते ही बेहोश हो जाता है। लाइक वो सो जाता है, बेहोश क्या सो जाता है वो। अब फैन जो होता है वो देखता है कि शीशु सो गया है, तो वो फिर अपने आंसू साफ करता है और शीशु को उठाता है और वहाँ से उसके रूम में लेके जाता है। और वहीं पर हमें एक साया दिखाया जाता है जिसको वैन ने नोटिस नहीं किया था, जो वहाँ पे खड़ा था, और उसके चेहरे पर अभी एक स्माइल होती है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, हमें बस उसके होंठ दिखाए जाते हैं जो कि अभी स्माइल कर रहे होते हैं। और वो कोई प्यारी प्यारी स्माइल नहीं थी, वो एक डेविलिश वाली स्माइल थी, वो जो डेविल लोग करते हैं ना, वैसी वाली स्माइल थी। अब जो हमारा वैन किसिंग होता है वो शीशु को उसके कमरे में ले आता है, उसके बेड पे लेटाल देता है वो, और जाने लगता है, पर शीशु उसका हाथ पकड़े होता है नींद में। तो शीशु को वैन देखता है और वहीं पर फिर बैठ जाता है शीशु के पास। फिर शीशु जो होता है ना, वो वैन की गोद पे अपना सर रख लेता है और वैसे ही सो जाता है उसका हाथ पकड़े पकड़े। और जो वैन होता है वो अब दोबारा से बहुत रोने लग जाता है, बहुत ही रो रहा होता है, पर वो अपने मुंह पे हाथ रखे होता था कि बिल्कुल भी शोर ना हो। वो बहुत ही रो रहा होता है। अब उसे वो सभी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो एलेक्स के साथ बीती थी उसकी। एलेक्स से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, एलेक्स उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसे जब वो वहाँ से, जो जगह थी जहाँ से उसे जहाँ पे उसे कैद करके रखा हो गया था, मतलब जहाँ पे उसे काम वाम करवाते थे, वहाँ जब वो रिहा हुआ था सबसे आखिर में वही रिहा हुआ था, क्योंकि उसको काफ़ी दूर भेजा गया था, तो सबसे आखिर में उसे रेस्क्यू किया गया था। तो वो आते ही जब वहाँ पे आया था जहाँ पे सब बच्चे थे उस समय, मतलब सब बच्चे उस समय अलग अलग जगह के थे, तो उन्हें अभी भेजा नहीं गया था, सबको उन्हें खोज रहा था ना। तो जब वैन वहाँ पे पहुँचा था तो उसने सबसे पहले जो वहाँ पे लड़की थी तुलसी से पूछता, हालांकि वो किसी से बात नहीं करता था, पर अभी उसकी गर्ल्स थी, तो पूछता तुलसी से कि तुलसी, वो आशु और एलेक्स कहाँ हैं। तो वो बताती है कि मतलब जो शीशु है उसको उसके पेरेंट्स ले गए हैं घर, और जो एलेक्स है उसको जिन ने मार दिया। और वैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था, क्योंकि एलेक्स उसका बेस्टी था, उसका कोई भी नहीं था, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था, वो ऑर्फन लड़का था। उसकी मम्मा जब वो छोटा था, जब वो 6 साल का था तभी वो मर गई थी, और उसके पापा ने उसकी मम्मा को छोड़ दिया था, वो अपना कहीं और ज़िंदगी काटते थे, उन्होंने छोड़ दिया था उसकी मम्मा को, तो वो अकेला ही था। उसके पास जब पहले तो ऐसे भी कोई भी नहीं था, फिर जब वहाँ आया तो उसके पास एलेक्स ही था, उसके बाद शीशु से मिला। सो वो उसका बेस्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। पर अब जब शीशु के मुँह से ये सारी बातें सुनी थी ना उसने दोबारा से, और उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ ये सब सुन के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। वो बहुत रो रहा होता है अपने मुँह पे हाथ रखे, बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि किसी का कॉल उठाए।
पर पिछली बार जब उसने जीशू का कॉल नहीं उठाया था तो कितना बड़ा सीन हो गया था। मतलब वो घर पे अकेला था, तो वो अभी गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। वो अपना कॉल चेक करता है तो फ़ाई का कॉल होता है। फ़ाई का कॉल वो देखता है तो उसे याद आता है कि फ़ाई उसे आज जिन के बारे में बताने वाला था। तो वो फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ हाँ फ़ाई बोलो, क्या हुआ? उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर फ़ाई कहता है, आप ठीक हैं? आप ठीक है ना? सर क्या हुआ? वो कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है और कुछ नहीं। वो कहता है, सर आप झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो अवेन थोड़ा इरिटेशन में आया था। वो कहता है, फ़ाई जिस काम के लिए कॉल किया है वो बोलो, बेकार की बातें मत करो। फ़ाई फिर शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि कोई बात हुई है जिससे अवेन परेशान है, क्योंकि अवेन उससे बुरी तरह से बात कभी नहीं करता था, हमेशा अच्छे से ही बात करता था उससे। तो वो समझ जाता है कि कुछ हुआ है। तो वो कहता है, आपको रिपोर्ट भेजी है अभी, आप चेक कर लीजिए। वो देखता है कि तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है वेन की। वेन कहता है, थैंक यू फ़ाई। वो कहता है, जी इट्स नथिंग, गुड नाइट। वेन उसका जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट देता है। फ़ाई जो होता है वो कहता है मन में, कुछ तो बात है। वेन सर काफ़ी परेशान लग रहे थे। वेन वो रिपोर्ट देखता है, मतलब जो भी उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो चेक करने लग जाता है। तो फ़ाई के बारे में उसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बर्थ से लेकर अभी तक की, मतलब जब तक की इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी, उसके जेल जाने तक की। तो वो इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है और तभी उसकी आंखें एक जो पैराग्राफ था उस पर आंखें अटक जाती हैं। वो उसे देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिलचस्पी से उसे देख रहा होता है उस चीज़ को। और गाइस अब यहाँ खोलते हैं कहानी के असली पत्ते। जिस पैराग्राफ को वेन देख रहा था उसमें लिखा था कि जिन जो था वो जिस कॉलेज में उसने पढ़ाई की थी ना, वहाँ पर उसकी किसी इंसान से कुछ ख़ास गहरी दोस्ती थी। उसका एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था, लाइक कुछ ज़्यादा क्लोज़, मतलब वैसा वाला क्लोज़ नहीं, मित्र ही था, पर वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ मित्र था। और वो कोई और नहीं, हानिंग के पापा और साओ जीशू के अडॉप्टिव फादर मिस्टर ज़ाओ थे। वो जिनके बहुत ही अच्छे वाले दोस्त थे, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। अब वेन उसे देखता है और फिर फ़ोन साइड में करता है और फिर मन में ही कहता है, हो ना हो आशु की इस हालत का ज़िम्मेदार यही इंसान है, यही जिनकी मदद कर रहा है। इसके कारण ही उस दिन आशु को हेलुसिनेशन हो रहे थे। यही इन सब का मास्टरमाइंड है। एंड वेट, जिनने बिना कुछ सोचे समझे आशु के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, जबकि वो लोग वहाँ पर पैसे लेने गए थे। उसके बाद उसने एलेक्स की जान ले ली। आशु के साथ इतना सब कुछ कोई कैसे माफ़ कर सकता है, जिनके खिलाफ तो वहाँ पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई थी, जैसा कि आशु ने बताया। एलेक्स को अगले दिन बेचने वाले थे ये लोग। उसने इसकी जान लेकर एक ही नुकसान करवाया और वहाँ आशु के घर पे जो हुआ वो भी नहीं होना था। जिनने ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया, इतनी आज़ादी उसमें कहाँ से आई? वो कैसे खुद की मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा था? उसे क्यों डर नहीं था लीडर का? वेट, कहीं इन सब का मास्टरमाइंड भी यही इंसान तो नहीं है, हानिंग का डैड? वो ये सब चीज़ें मन में सोच रहा होता है। और अब हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर दीवार पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई थी। उनमें वैन गेसी की तस्वीर लगी होती है, साउशू की तस्वीर लगी होती है, और वो जो शेफ़ होता है उसकी लगी होती है, और रहीम की लगी होती है, लाइक रहीम चाचा की लगी होती है। और उन सब पर क्रॉस लगा होता है और उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है। और अब हमें उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है, और कोई नहीं, हानिंग के डैड थे।
यानी कि साजिशों के फॉस्टर फादर मिस्टर जाओ। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय कर दीजिएगा। आई नो गाइस कि एपिसोड बहुत बड़ा है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा, पर मुझे ना इस फ्लैशबैक की जो सीन है इसी एपिसोड में ख़त्म करना था, वरना अगर अपने रेगुलर एपिसोड के हिसाब से लेके आती तो इसमें तो 3-4 एपिसोड बन जाते। सो मुझे इसे ऐसे ही ख़त्म करना था, इसलिए एपिसोड लाने में भी लेट हो गई और एपिसोड ड्रॉप भी हो गया। हम दोनों के पूरे माफ़ कर कपड़े दीजिएगा, वगैरह सब प्लीज़ खराब माफ़ हो कर गए थे। दीजिएगा। एंड So मैं मिलती हूँ that आपको नेक्स्ट was चैप्टर में, तब तक के लिए quite interesting, लव यू, quite funny for me. रखिएगा और पानी So वेस्ट मत कीजिएगा, that was मुझे the वो case. बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि पानी बर्बाद करते देखो हैं। कहता है सो बाय बाय, okay. हेलो।